डाउनलोड करिए विजडम से एप्लीकेशन को विद अमेजिंग फीचर्स एंड पाइए कई सारे एमसीक्यूज एंड लेक्चर्स बिल्कुल फ्री। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ पे हमारा चैप्टर जो शुरू हो चुका था ये था चैप्टर नंबर थर्ड। चैप्टर थर्ड आपका ये है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। ये हम चैप्टर भी पढ़ रहे थे और इसमें हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे थे, बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हम डिस्कस करे थे, बहुत ही स्टार्टिंग का इनिशियल कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करे थे जो कि इसका फर्स्ट लेक्चर था। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा क्या था, हमने देख लिया था सेक्शन नंबर 23 जो कि डील करता है पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट से। इसमें बताया गया है कि कौन कौन सी कंपनीज क्या क्या इशू कर सकती है। जैसे कि हमने देखा था पब्लिक कंपनी है और एक कंपनी है आपकी प्राइवेट कंपनी। सो पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस पब्लिक में इशू कर सकती है, पब्लिक ऑफर कर सकती है। और ये किस तरीके से कर सकती है? ये कर सकती है आईपीओ, एफपीओ एंड ओएफएस से। प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, देन राइट इशू कर सकती है, देन बोनस इशू भी कर सकती है। बट अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनी की, प्राइवेट कंपनी, तो ये कंपनी किस तरीके से अपनी सिक्योरिटीज को इशू कर सकती है? तो सिक्योरिटीज को इशू करने के लिए ये कंपनी पब्लिक इशू नहीं कर सकती। बाकी जो तीनों चीजें हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया आपका, राइट इशू हो गया और आपका बोनस इशू होगा, ये चीजें कर सकती है। ओके, सो हमने बेसिकली ये चीज तो पढ़ ही लिया था, ठीक है, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था। प्रोस्पेक्टस हमने भी पढ़ा, प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन हमने पढ़ लिया था कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है। तो हमने प्रोस्पेक्टस में ये पढ़ा था कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है। प्रोस्पेक्टस में कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कि लिखा हो कि ये प्रोस्पेक्टस है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो जिसमें कि लिखा हो कि ये प्रोस्पेक्टस है, वो प्रोस्पेक्टस बन जाएगा। इसमें इंक्लूड क्या होता है? इसमें इंक्लूड होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। और इसमें इंक्लूड क्या होता है? इसमें और भी इंक्लूड हो जाता है आपका सेल प्रोस्पेक्टस। और कोई ऐसी कंपनी नोटिस निकाल दे, कोई कंपनी ने ऐसा सर्कुलर निकाल दिया या कोई ऐसी एडवर्टीजमेंट कर दी जिसमें कि लिखा हुआ है कि हम पैसे लेना चाहते हैं, अपनी सिक्योरिटीज इशू करना चाहते हैं, देन उस केस में हम क्या मानेंगे? उसको भी हम मान लेंगे कि ये भी कंपनी का प्रोस्पेक्टस है। हमने ये दो पॉइंट्स अभी पढ़े थे, ज्यादा नहीं पढ़ा था। हमने बेसिकली चैप्टर को इन डिटेल कॉन्सेप्ट करा था और उसके बाद हमने बस केवल यही दो पॉइंट्स पढ़े थे। ओके, इन दोनों पॉइंट्स में कोई भी डाउट किसी को, प्लीज डू लेट मी नो। आप मुझे कमेंट करके अपना आंसर बताइए। कोई भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, एकदम फ्रैंक होकर पूछिए, कोई भी अगर डाउट है तो। एनी डाउट? ओके, ग्रेट, चलिए। सो कोई भी डाउट नहीं है। और इसके बाद देखो जी, एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। पहले जो सिक्योरिटीज थी, ठीक है, जैसे कि जो सर्टिफिकेट्स हुआ करते थे, सर्टिफिकेट्स हुआ करते थे कैसे? फिजिकल फॉर्म में। फिजिकल फॉर्म में। फिजिकल फॉर्म का मतलब क्या है? फिजिकल फॉर्म का मतलब क्या है? जब भी आप किसी कंपनी के शेयर परचेज करना चाहते थे, पहले पहले की मैं बात कर रहा हूं, डीमेट डिमेटेलाइज्ड होने के पहले, जो डीमेट एक जो कॉन्सेप्ट था, इसके आने से पहले पहले जो भी शेयर्स हुआ करते थे ये होते थे फिजिकल फॉर्म में। ये कैसे होते थे? फिजिकल फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं नहीं, जो शेयर्स है ना, इसको फिजिकल फॉर्म में रखना ठीक नहीं है। यहाँ पे शेयर्स अगर फिजिकल फॉर्म में होते हैं तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी का नुकसान हो जाए, कोई चीट कर लिया जाए, इस तरीके से कंपनी के किसी भी शेयर को चीट किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि देखो जी, हम एक एक्ट लेके आ रहे हैं और ये आपका डीमैट एक्ट है। ये एक्ट आ गया। एक्ट आने के बाद जो भी आपकी कंपनी है जो कि लिस्टेड, ठीक है, कंपनी, इनको लिस्टेड होना पड़ेगा किसमें? बीएससी और एनएससी में। कंपनीज को लिस्टेड होना पड़ेगा बीएससी एनएससी में। ये कंपनी क्या हो जाएंगी? बीएससी और एनएससी में। जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी बीएससी और एनएससी में इनको लिस्ट होना पड़ेगा और ये कंपनी शेयर्स पब्लिक में इशू करेंगी, ठीक है। उसके बाद ये शेयर्स क्या हो गए? ये शेयर्स हो गए डीमेटेरियलाइज्ड। मतलब कि इन सारे शेयर्स को गवर्नमेंट ने बोला कि जो आपके शेयर्स हैं, जो डीमेट के शेयर्स हैं, ये डीमेट के शेयर्स जो फिजिकल, सॉरी, आपके पास में जो शेयर्स हैं, जो फिजिकल शेयर्स हैं, मतलब जो पेपर में शेयर्स हैं, उसको आप क्या करो?
आप डिपॉजिटरीज के पास में लेकर के जाओ। डिपॉजिटरीज कौन है? मैंने आपको बताया था कि दो डिपॉजिटरीज हैं, एक तो आपकी एनएसडीएल है और आपकी सीडीएसएल है। ये आपकी दो डिपॉजिटरीज हैं। गवर्नमेंट ने बोला कि क्या करो, कंपनीज आप ना अपने शेयर्स को इन डिपॉजिटरीज को दो, और ये क्या करेंगी, इनको डीमेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगी। डीमेट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद किसी भी स्टॉक ब्रोकर से आपको अकाउंट, आपके जो मेंबर्स हैं उनको अकाउंट खुलाना होगा और उनका नाम, ठीक है। यहां पे शेयर्स किसके पास में होंगे? ये तो होंगे एनएसडीएल सीडीएसएल के पास में। जो डीमेट होगा, ठीक है, डीमेट उन मेंबर्स के नाम पे उतने शेयर्स उनके अकाउंट में आ जाएंगे, डीमेट वाले अकाउंट में, ठीक है। ओके, प्रोसेस कैसे चलता है ये देखो। जब भी कोई आप स्टॉक ब्रोकर के पास में जाते हो, स्टॉक ब्रोकर मतलब क्या, जैसे कि मान लो आप जाते हो जीरोधा के पास में, आप गए एंजल ब्रोकिंग के पास में, या और भी कई सारे हैं, शेर खान है, या मान लो कि वन पैसा है, फाइव पैसा है, इस तरीके से करके कई सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं। ये क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होंगे। आप जब नेट पे चेक करोगे, जैसे कि जीरोधा है, जीरोधा या तो एनएसडीएल या तो सीडीएसएल, इसमें से किसी में रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। इसका जो अकाउंट है ये रजिस्टर्ड होगा कहां पे, एनएसडीएल या सीडीएसएल में। ओके, एनएसडीएल या सीडीएसएल में रजिस्टर्ड होगा। अब इसके बाद क्या होता है कि आप कहां पे जाते हो, एक इंडिविजुअल कहां पे जाता है, अकाउंट इसमें खुलता है जीरोधा में। आप डायरेक्टली एनएसडीएल या सीडीएसएल में जाकर अकाउंट नहीं खुलाते हो। आप अगर जाओगे बोलोगे देखो जी एनएसडीएल या सीडीएसएल मेरा अकाउंट खुलाना है, तो वहां पे नहीं बोला जाएगा। एनएसडीएल बोलेगा कि आप ना किसी स्टॉक ब्रोकर को पकड़ो और इनके पास में जाकर के इनसे अकाउंट खुलवाओ। तो आप किसके पास में जाओगे, या जीरोधा के पास में, एंजल ब्रोकिंग के पास में, किसी न किसी के पास में आप जाओगे और जाकर के अपना अकाउंट आप खुलवा पाओगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, आपका डिटेल लेंगे, डिटेल लेने के बाद जो आपका अकाउंट इनमें खुल जाएगा। और ट्रेडिंग, आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो इनके थ्रू आप इसको सेल परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, इस तरीके से प्रोसेस चलता है। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या करा कि गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि देखो जी जो भी शेयर्स हैं, ये सारे के सारे शेयर्स अब क्या करने पड़ेंगे, सारे के सारे शेयर्स को डीमेट में कन्वर्ट करना कंपलसरी है, ठीक है। तो हम ये पढ़ने वाले हैं, और आपका जो सेक्शन है, ये सेक्शन आपका आ जाता है 29, ठीक है। सेक्शन नंबर 29, पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू बी डीमेटाइज्ड, ठीक है। जो पब्लिक सिक्योरिटीज हैं, पब्लिक सिक्योरिटी जो भी है उसको क्या करना होगा, इसको करना होगा डीमेटीरियलाइज्ड। पब्लिक सिक्योरिटीज क्या होंगी, ये होंगी डीमेटीरियलाइज्ड, इनको डीमेट के फॉर्म में रखना होगा। कोई भी कंपनी अगर पब्लिक इशू करना चाहती है, कोई भी कंपनी जो कि चाहती है पब्लिक इशू करना, तो पहले कंपनी अपने शेयर्स को डीमेट में कन्वर्ट करेगी, फिजिकल शेयर्स होंगे उसको डीमेट में करना होगा, और डीमेट में करने के बाद ही कंपनी इसको इशू कर पाएगी। बेसिकली पहले शेयर्स मिलते कैसे थे, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हालांकि टेलीग्राम पे जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें मैंने एक सर्टिफिकेट शेयर किया था। सर्टिफिकेट में लिखा क्या था कि एक पर्सन थे, उनका नाम लिखा था और इनके शेयर्स लिखे थे, इनके पास में कितने शेयर्स हैं। इनके दादाजी ने यह शेयर सर्टिफिकेट लिया हुआ था, ठीक है। मैं उनकी स्टोरी बताता हूँ। एक्चुअली वो जो स्क्रीनशॉट थी मुझे कहीं से मिली थी, और वो कंप्लीट उनकी स्टोरी लिखी हुई थी कि उनकी स्टोरी क्या थी। लिखा क्या था कि जो शेयर्स थे, इनके दादाजी ने इन शेयर्स को परचेज किया था, या किसी इनके फादर ने या दादाजी ने, किसी ने शेयर्स को परचेज किया था। उस टाइम पे शेयर्स कैसे होते थे, फिजिकल फॉर्म में मिला करते थे। मतलब जब भी कंपनी के पास में आप जाओगे शेयर परचेज करने के लिए, तो शेयर परचेज करने के बाद जब पैसे कंपनी को डिपॉजिट करोगे, तो वहां पे क्या होता था, आपको फिजिकल फॉर्म में एक सर्टिफिकेट मिल जाता था कि हाँ जी आपके पास में आपके नाम पे इतने शेयर्स हैं। तो पहले ऐसा हुआ करता था। ये इनके पास में सर्टिफिकेट आ गया। हुआ क्या कि ये सर्टिफिकेट इनके पास में रखा हुआ था, सर्टिफिकेट इनके पास में रखा हुआ था, बाद में भूल भी गए। जो ओरिजिनल ओनर थे वो एक्सपायर हो गए, और बाद में इनको शेयर्स मिल गए थे। मतलब जो ये डीमेट का जो सर्टिफिकेट था इनके पास में ही था, ये भूल भी गए कहीं रख करके। लास्ट में हुआ क्या कि किसी ने इनको बताया कि ये कंपनी है, इसके शेयर्स प्राइस अच्छे खासे भी ऊपर जा चुके हैं। अब उनको ये लगा कि यार ये शेयर्स मेरे पास में थे, मैं ढूंढता हूं। शेयर सर्टिफिकेट उन्होंने ढूंढना शुरू किया, इन्होंने शेयर सर्टिफिकेट ढूंढना शुरू किया। अब देखो होता क्या है, नहीं मिला, शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिला। लास्ट में बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, ढूंढने के बाद नहीं मिला। लास्ट में क्या हुआ कि एक बार ऑफिस में ऐसे ही चेक इन कर रहे थे। ऑफिस में चेक इन करते टाइम में, इनका ऑफिस था, इनके ऑफिस में चेक इन करने के टाइम पे इनको एक बैग मिला, उसमें कुछ पेपर्स थे, और उस पेपर्स में ये शेयर्स पड़े हुए थे।
तो सबसे पहले कोई भी शेयर है, अगर इसको सेल करना है, परचेज करना है, तो गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है कि देखो जी, चाहे कंपनी आप पब्लिक इशू करो या शेयर्स को सेल करो या परचेज करो, चाहे कोई एक इंडिविजुअल है, कोई पब्लिक कंपनी है, उसके शेयर्स को सेल करना चाहता है या परचेज करना चाहता है, उस केस में क्या करना पड़ेगा, पहले आपको उस शेयर को डीमैट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली ये सर्टिफिकेट तो कन्वर्ट होगा नहीं, सेल होगा नहीं, इसको करना क्या पड़ेगा, इसको डीमैट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या करा, ये इन्होंने इस शेयर्स को पहले कन्वर्ट करा डीमैट में, डीमैट में कन्वर्ट करा। डीमेट में कन्वर्ट कराने के बाद ये शेयर की जो वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू, ये कुछ करोड़ों के आसपास में थी। तो सर पहले का ये पड़ा हुआ धन था, ठीक है, पहले का अच्छा खासा एक पैसा था और इसकी वैल्यू अच्छी खासी करोड़ों में थी। तो एक ये छोटी सी स्टोरी थी। तो कहने का ये मतलब है कि कभी भी कोई भी शेयर है जो कि फिजिकल फॉर्म में है, तो फिजिकल फॉर्म में अगर पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं जो कि फिजिकल फॉर्म में है, तो उस कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग नहीं हो पाती है। ट्रेडिंग या किसी को अगर बेचना चाहो तो बेचना, एक्चुअली बेच सकते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। पब्लिक कंपनी के केस में यहाँ पे जो पब्लिक ऑफर है, पब्लिक ऑफर यहाँ पे जो पब्लिक कंपनी है ऑफर क्या करेगी, ये करेगी डीमेट की फॉर्म में। नाउ एक बार इसको हम जरा रीड करते हैं कि लिखा क्या क्या है। इसमें लिखा क्या है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। हम पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 29, ठीक है। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर एंड सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो वो सारी कंपनी जो कि क्या कर रही है, पब्लिक ऑफर कर रही है, वो सारी कंपनी जो कि पब्लिक ऑफर कर रही है, सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और गवर्नमेंट ने जो भी कंपनी जिनको प्रिस्क्राइब कर रखा है, shall issue the securities only in demat form by complying with the provisions of the Depositories Act 1996। Depositories Act इसको कंप्लाई करने के बाद ही, पहले जब भी कंपनी को शेयर्स इशू करने हैं पब्लिक में, तो कंपनी पब्लिक में शेयर्स को इशू करने के लिए क्या करेगी, कंपनी शेयर्स को पब्लिक में इशू करने के लिए इसको पहले कन्वर्ट करेगी डीमैट में, ठीक है। कोई भी पब्लिक कंपनी, यहां पे लिखा क्या है, किस किस कंपनीज के लिए है, एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर, एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर। अब वो कौन सी कंपनी है जो कि पब्लिक ऑफर करती है, हमने पढ़ा था प्राइवेट कंपनी क्या कर सकती है पब्लिक ऑफर, नहीं, पब्लिक कंपनी ही पब्लिक ऑफर कर सकती है। तो कोई भी कंपनी जो कि पब्लिक ऑफर कर रही है, इसका मतलब कि पब्लिक कंपनी क्या करेगी, जब भी उसे सिक्योरिटीज इशू करनी होगी पब्लिक में, उस केस में कंपनी क्या करेगी, उस केस में कंपनी पब्लिक ऑफर करने के टाइम पे ये शेयर कंपनी इशू करेगी डीमेट की फॉर्म में। कंपनी को डीमेट के फॉर्म में शेयर्स को इशू करने होंगे, ठीक है। या और भी कोई कंपनी है, क्लास ऑफ कंपनीज या कंपनीज जो कि प्रिस्क्राइब कर रखा है एज नहीं प्रिस्क्राइब, और भी इस क्लास की जो कंपनीज हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जब भी कंपनी शेयर्स इशू करना चाहती है तो पहले सबसे पहले कंपनी को डीमेट में शेयर्स को कन्वर्ट करने पड़ेंगे, कन्वर्ट करने के बाद ही और कंपनी उसको इशू करेगी। और इसमें कंपनी कौन से रूल को फॉलो करेगी, कंपनी फॉलो करेगी डिपोजिटरीज डिपोजिटरीज एक्ट 1996। तो ये एक्ट कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा। नाउ इन केस ऑफ सच क्लास और क्लास ऑफ अनलिस्टेड कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, द सिक्योरिटी शैल बी held or transfer only in demat form in a manner laid down in Depositories Act regulation made thereunder। ओके, पब्लिक कंपनी दो तरीके से है, एक तो कंपनी जो कि लिस्टेड कंपनी है और दूसरी अनलिस्टेड कंपनी है। तो लिस्टेड कंपनी अगर है कोई, ठीक है, तो लिस्टेड कंपनी के लिए तो कंपलसरी है कि उसके जो शेयर्स हैं वो डीमेट में ही होंगे। साथ में अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी के लिए भी अगर कंपनी को सिक्योरिटीज शैल बी हेल्ड और ट्रांसफर, अगर अनलिस्टेड कंपनी है, मतलब कि बीएससी एनएससी में ट्रेड नहीं कर रही है, वो कंपनी जो कि अनलिस्टेड है, उस केस में वो भी कंपनी क्या करेगी, अगर उसको सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफर ओनली इन डीमैट फॉर्म जो कि डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 में लिखा हुआ है, तो ये भी कंपनी क्या करेगी, उसी के हिसाब से एज पर डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 इस कंपनी को भी अपने शेयर्स को डीमेट में कन्वर्ट करके ही ट्रांसफर कर सकती है कंपनी, ठीक है। सो यहां पे गिवन क्या, इन केस ऑफ सच क्लास और क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज, अगर कोई कंपनी जो कि अनलिस्टेड है, इसको क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी शैल बी हेल्ड और ट्रांसफर्ड। ये कंपनी अगर
सिक्योरिटी इशू करना चाहती है, ट्रांसफर करना चाहती है, ओनली इन डीमैट फॉर्म, डीमैट फॉर्म में ट्रांसफर करेगी। एनी कंपनी other than company mentioned in subsection 1 may convert its securities into demat form or issue its securities in physical form in accordance with the provisions of this act in demat form in accordance with the provisions of this Depositories Act 1996 in the regulations made thereunder। हमने देखा क्या था, ये जो दो कंपनीज हैं, कौन सी, एक तो कंपनी है जो कि लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, एक पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है और अनलिस्टेड कंपनी है। ये सारी कंपनीज को अगर कोई भी इनको सिक्योरिटीज ट्रांसफर करना है, अगर इन सारी कंपनीज को सिक्योरिटीज ट्रांसफर करना है या इन सारी कंपनीज को सिक्योरिटी इशू करना है, तो सबसे पहले कंपनी को क्या करना पड़ेगा, इनको डीमेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिक्योरिटीज को डीमेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई अदर कंपनी है, अदर कंपनी जो कि फर्स्ट एंड सेकंड, आपका यहाँ पे जो फर्स्ट एंड सेकंड है, अगर इसमें नहीं है, ये कोई इसमें से कोई भी कंपनी नहीं, इसका मतलब कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के लिए फिलहाल में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्राइवेट कंपनी अगर चाहे तो अपने शेयर्स को फिजिकल फॉर्म में रख सकती है, लेकिन अगर कंपनी चाहती है कि हम भी अपने शेयर्स को डीमेट की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कोई इशू नहीं है, वो प्राइवेट कंपनी भी अपने शेयर्स को डीमेट में कन्वर्ट कर सकती है। ठीक है, ओके। आपका एक क्वेश्चन होगा यहाँ पे, एक छोटा सा आपका एक डाउट होगा कि सर ठीक है, डीमेट में प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी के केस में तो ये जो शेयर्स हैं, ये शेयर्स कंपनी चाहे तो डीमेट में कन्वर्ट कर सकती है। लेकिन अगर इस कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर करना होगा, मान लो कि मेरे पास में किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं, मेरे पास में किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं, मैं चाहता हूं अपने शेयर्स को दूसरे को देना, डीमेट में है तो थोड़ा सा इजी होता है, डीमेट में है शेयर्स को ट्रांसफर करना थोड़ा सा इजी होता है। लेकिन अगर यही शेयर्स फिजिकल फॉर्म में है, फिजिकल फॉर्म्स में उसको ट्रांसफर करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो जाते हैं। अगर कोई फिजिकल फॉर्म है, फिजिकल फॉर्म में इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो जाते हैं, कुछ ज्यादा ही रूल्स एंड रेगुलेशंस लग जाते हैं। मतलब कि पहले आपको जो शेयर्स हैं, शेयर्स के लिए डीड बनवाना होगा, डीड बनवाने के बाद आपको स्टैंपिंग करानी होगी, उसके बाद आप ट्रांसफर कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, आपको उसको डिपॉजिट करना होगा कंपनी में, कंपनी से फिर नया आपको सर्टिफिकेट लेना होगा जो सेकंड पार्टी वो लेगी। तो यहाँ पे क्या है, ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ठीक है, वैसे कोई इशू ऐसे नहीं है। तो एक बार हम इसको जो अभी हमने पढ़ा, इसको एक बार हम फिर से रीड कर लेते हैं। यहाँ पे गिवन क्या है, कोई भी ऐसी कंपनी है जो कि चाहती है पब्लिक इशू करना। कौन सी कंपनी, एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर, वो कंपनी जो कि पब्लिक ऑफर करना चाहती है, जो कि पब्लिक कंपनी कर रही है। सच अदर क्लास और क्लास ऑफ कंपनीज एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, या गवर्नमेंट ने अगर कुछ ऐसी कंपनीज को प्रिस्क्राइब कर रखा है, उनको क्या करना होगा, ये अपनी सिक्योरिटीज को इशू करेंगे, किसमें, केवल डीमेट की फॉर्म में। डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 को ध्यान में रखते हुए अपने शेयर्स को डीमेट में कन्वर्ट करके उसके बाद ही इशू करेंगे। अगर हम बात करें किसी अदर क्लास की कंपनीज को जो कि फर्स्ट एंड सेकंड में नहीं है, उस केस की कंपनीज के लिए यहाँ पे गिवन क्या है कि ये जो सिक्योरिटीज हैं, ये सिक्योरिटीज हैं, इन केस ऑफ सच क्लास अनलिस्टेड कंपनी में, ओके, यहाँ पे इनको ट्रांसफर भी अगर करना होगा तो यहाँ पे डीमेट की फॉर्म में। यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या था कि एनी कंपनी जो कि सब सेक्शन में नहीं है, जो कि हमने यहां पे सब सेक्शन देखा था, सब सेक्शन 1 ए बी एंड सी, हमने ये जो सब सेक्शन देखा था, अगर ये कंपनी इनमें नहीं है, अगर इनको छोड़ दिया जाए तो वो कंपनी अपने शेयर्स को चाहे तो कन्वर्ट कर सकती है, कंपल्शन नहीं है। ये कंपनी कन्वर्ट कर सकती है चाहे तो, कंपल्शन कोई नहीं है। ठीक है, और कंपल्शन अगर मान लो कि कन्वर्ट कराना चाहती है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, इसको भी डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 के रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा और उसके बाद कंपनी डीमेट में इसको कन्वर्ट कर सकती है। ठीक है, ओके। इसके बाद एक आता है रूल 9। ठीक है, रूल 9 अभी आपने जस्ट ऊपर पढ़ा तो वही चीजें इसमें लिखी गई है, तो अगर आप चाहो तो इसको कट कर सकते हो, रीड करने की कोई वैसे जरूरत नहीं। एक बार मैं आपको रीड करके दिखाता हूं। द प्रोमोटर्स ऑफ एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर ऑफ एनी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज में होल्ड सच सिक्योरिटीज ओनली इन डीमेट फॉर्म। जो कंपनी के प्रमोटर्स होंगे उनके पास में अगर कोई सिक्योरिटी है, वो क्या करेंगे, उसको डीमेट में ही कन्वर्ट करके रखेंगे। नाउ provided that the entire holding of convertible securities of the company by promoters held in physical form up to the date of initial public offer shall be converted into demat form before such offer made and thereafter such promoters holding shall be held in demat form only। अगर मान लो कि प्रमोटर शेयर्स इशू करना चाहते हैं, अगर ओएफएस करना चाहते हैं, प्रमोटर्स कंपनी के प्रमोटर्स हैं, चाहते हैं ऑफर फॉर सेल करना, कंपनी के प्रमोटर है चाहते हैं ऑफर फॉर सेल करना, तो वो प्रमोटर क्या करेंगे,
उनके पास में जब तक सिक्योरिटीज हैं, उनके पास में सिक्योरिटीज जब तक हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर चाहे तो फिजिकल फॉर्म में रख सकते हैं। लेकिन उनको अगर इशू करना होगा, देन इशू करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, अगर पब्लिक इशू करना चाहते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा डीमेट में। ठीक है। आपका अगला आता है रूल 9A, इशू ऑफ शेयर्स इन डीमेट फॉर्म बाय अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। ओके, यहां पे गिवन क्या है, अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कि अनलिस्टेड है, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी शैल, कंपनी क्या करेगी, इशू द सिक्योरिटीज ओनली इन डीमेट फॉर्म। ये कंपनी जो भी सिक्योरिटीज है इशू क्या करेगी, डीमेट की फॉर्म में। अगर कोई कंपनी है जो कि, कौन सी कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ये इशू क्या करेगी, सिक्योरिटीज इशू करेगी डीमेट की फॉर्म में। फैसिलिटेट डीमेटाइजेशन ऑफ ऑल इट्स एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 एंड रेगुलेशंस मेड देयरअंडर। इनके पास में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग का मतलब क्या, बात समझो आप। मान लो कि कोई कंपनी ऐसी हुई जो कि कंपनी है पब्लिक कंपनी, वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। ठीक है, ये कंपनी है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो कंपनी अगर कोई शेयर इशू करना चाहेगी, अगर कोई कंपनी है जो कि पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड है, अगर कंपनी को शेयर्स इशू करने हैं, कंपनी शेयर्स इशू कैसे करेगी, डीमेट की फॉर्म में। ये तो हमें पता है कि पब्लिक कंपनी को शेयर्स इशू कैसे करने होते हैं, डीमेट की फॉर्म में ही कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है। हमने ऊपर ही पढ़ा था कि कोई भी कंपनी जो कि पब्लिक ऑफर करना चाहती है वो शेयर्स कैसे इशू करेगी, डीमेट की फॉर्म में। तो ये कंपनी कौन सी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ये कंपनी है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। ये शेयर्स कैसे इशू करेगी, ये शेयर्स इशू करेगी डीमेट की फॉर्म में। ठीक है, साथ में कंपनी और भी क्या करेगी, कंपनी बोलेगी इनके पास में जो इनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग का मतलब क्या, कि उन्होंने शेयर्स कंपनी के पहले ले रखे थे, उनके पास में शेयर्स फिजिकल फॉर्म में थे, डीमेट में नहीं थे, इनके पास में फिजिकल फॉर्म्स में थे। तो कंपनी इनको भी बोलेगी कि देखो जी आपके पास में जो शेयर्स हैं जो कि फिजिकल फॉर्म में है, आप इनको भी कन्वर्ट करा लो किसमें, डीमेट में। तो कंपनी क्या बोलेगी, कंपनी इनको बोलेगी, इनको फैसिलिटेट करेगी, कंपनी इनको फैसिलिटी देगी कि आप भी क्या करो, ये जो शेयर्स आपके पास में है ना, इनको आप कन्वर्ट करा लो किसमें, डीमेट की फॉर्म में। तो सबसे पहली बात क्या, कि कोई भी कंपनी है जो कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, वो कभी भी अगर ऑफर करेगी, सिक्योरिटीज इशू करना चाहती है, तो वो कंपनी सिक्योरिटी इशू कर सकती है ओनली इन डीमेट फॉर्म। और साथ में कंपनी के पास में प्रीवियस जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स होंगे, जिनके पास में अगर कोई शेयर है जो कि डीमेट की फॉर्म में नहीं है, उसको कंपनी क्या बोलेगी कि आप भी इनको डीमेट की फॉर्म में कर लो। नाउ every unlisted company, public company making any offer for issue any securities or buyback of securities or issue of bonus shares or right offer shall ensure that before making such offer entire holding of securities of its promoters, directors, key managerial persons has been deemed in accordance with the provisions of the Depositories Act 1996 and regulations made thereunder। अब देखो जी, अब कंपनी ने कुछ छोड़ा ही नहीं। पहले तो यहां पे ऊपर ये बोला, जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, कंपनी अगर लिस्टेड है तो उसको तो करना है, लिस्टेड कंपनी है तो उसको तो सारे के सारे शेयर्स डीमेट की फॉर्म में करना है। अब अगर कंपनी कोई अनलिस्टेड है, तो पहली लाइन में बोला कि देखो जी कंपनी, अगर आप कोई सिक्योरिटी इशू करना चाहते हो तो आप पहले इसको डीमेट में कर लो। ठीक है, पहले तो ये बोला। इसके बाद बोला कि आपके पास में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे उनको भी बोलो कि अपने शेयर्स ना हमें लाके तो हम इसको डीमेट में करेंगे। अब इसके बाद और क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि कोई भी ऐसी पब्लिक कंपनी है जो कि अनलिस्टेड है, अगर ये इशू करना चाहती है बोनस शेयर्स, कंपनी बोनस शेयर इशू करना चाहती है, कंपनी राइट शेयर इशू करना चाहती है, चाहे बोनस शेयर हो चाहे राइट इशू हो, तो आपको सबसे पहले ये इंश्योर कर देना है, आपको सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि बिफोर मेकिंग सच ऑफर, चाहे आप बोनस शेयर इशू कर रहे हैं चाहे आप राइट शेयर इशू कर रहे हैं, इस ऑफर को करने से पहले आप एक बार कंफर्म कर लो कि जो एंटायर होल्डिंग है किसी के पास में भी, जो उनकी एंटायर होल्डिंग है, एंटायर होल्डिंग्स ऑफ प्रोमोटर्स, कंपनी के प्रोमोटर हो गए, चाहे कंपनी के डायरेक्टर्स हो गए, चाहे कंपनी के केएमपीज हो गए,
इनकी जो होल्डिंग्स हैं, इनके जो शेयर होल्डिंग्स हैं, ये क्या डीमेट की फॉर्म में है कि नहीं? इनकी खुद की होल्डिंग, कंपनी के प्रोमोटर की होल्डिंग, कंपनी के डायरेक्टर की होल्डिंग या कंपनी के केएमपी की होल्डिंग, क्या इनकी होल्डिंग, इनकी खुद की होल्डिंग क्या डीमेट की फॉर्म में है कि नहीं है? तो पहले आपको ये चेक करना है। अगर नहीं है तो क्या करना है आपको? इसको कन्वर्ट करना है डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए पहले डीमेट में। ठीक है। तीसरी बात कंपनी ने क्या बोली, तीसरी बात गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने बोला कंपनी से कि कंपनी देखो, अगर आप इशू करना चाहते हो कोई बोनस शेयर या कोई राइट शेयर, ठीक है, अगर आप इशू करना चाहते हैं बोनस शेयर्स या राइट शेयर्स, तो सबसे पहले आप इंश्योर कर लो कि आपके कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, आपकी कंपनी के जो प्रोमोटर हैं या कंपनी के केएमपी हैं, क्या इनकी खुद की सिक्योरिटी, क्या इनकी खुद की सिक्योरिटीज डीमेट में है कि नहीं है? तो पहले आप ये चेक कर लो। उसके बाद एवरी होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हु इंटेंड्स टू ट्रांसफर, अब देखो कंपनी ने किसके किसके शेयर्स को डीमेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कंपनी पहले क्या करेगी? कंपनी अगर कोई भी फर्दर इशू करनी है तो कंपनी पहले उन सारे शेयर्स को डीमेट में करेगी। दूसरी बात क्या है, कंपनी अगर चाहती है, यहां पे हमारा जो दूसरा पॉइंट था ये क्या था, कंपनी अपने जो पुराने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं इनको भी बोलेगी कि देखो जी आपको हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके पास में जो पुराने शेयर्स हैं ना, जो पुराने शेयर्स पेपर वाले हैं, पेपर वाले, ठीक है, फिजिकल शेयर्स, उसको आप डीमेट में कन्वर्ट करा लो। कंपनी ये भी बोलेगी। तीसरी बात कंपनी ये बोलेगी, देखो जी हम इशू करना चाहते हैं बोनस शेयर्स, हम इशू करना चाहते हैं राइट शेयर्स, तो हम चेक करेंगे क्या? कंपनी क्या चेक करेगी? कंपनी के प्रमोटर के पास में, कंपनी के डायरेक्टर के पास में, कंपनी के केएमपी के पास में, क्या इनके पास में इनके जो पर्सनल शेयर्स हैं ये क्या सारे के सारे डीमेट में हैं कि नहीं है? तो कंपनी ये भी चेक करेगी, तो कंपनी ये भी कन्वर्ट कराएगी डीमेट में। इसके बाद इसके अलावा और आप देखो यहां पे लिखा क्या है, उन सारे होल्डर्स के पास में जिन्होंने कंपनी के सिक्योरिटीज को होल्ड कर रखा है, एवरी होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ये कंपनी कौन सी है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के सारे सिक्योरिटी होल्डर के पास में, ठीक है, हु इंटेंड्स, who intends to transfer such security, who intends to transfer such securities on or after 2nd of October 2018। ओके, यहां पे एक डेट भी आ रहा है। डेट क्या है? 2 अक्टूबर, गांधी जयंती 2018, 2018। तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2018 के बाद, ठीक है, 2018 आप सन याद रखिएगा, और डेट है क्या? 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 2018 के बाद रूल निकल गया कि देखो जी अगर कोई भी ऐसा पर्सन है, कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि चाहता क्या है, जो कि चाहता है ट्रांसफर करना सिक्योरिटी कंपनी के 2 अक्टूबर 2018 के बाद, शैल गेट सच सिक्योरिटीज डीमेट बिफोर ट्रांसफर। आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको अपनी सिक्योरिटीज को डीमेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास में कोई शेयर्स हैं जो कि फिजिकल फॉर्म में है और आप सिक्योरिटीज ट्रांसफर कर रहे हैं 2 अक्टूबर 2018 के बाद, मतलब आज की डेट में अगर किसी को सिक्योरिटीज ट्रांसफर करनी हो, उस केस में क्या करना होगा? इनको सबसे पहले तो इसे कन्वर्ट करना होगा डीमेट की फॉर्म में। इसके बाद हु सब्सक्राइब टू एनी सिक्योरिटीज ऑफ एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी ऑन और आफ्टर 2nd of October 2018 shall ensure that all his existing securities are held in demat form before such subscription। ओके, तो यहां पे ये भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि देखो जी अगर आप इस कंपनी के कोई नए शेयर्स परचेज करना चाहते हो, मेक श्योर कि परचेज करने से पहले आप ये देख लो कि आपके पास में क्या कोई ऐसे एग्जिस्टिंग शेयर्स नहीं है जो कि डीमेट में कन्वर्ट नहीं है, जो कि फिजिकल फॉर्म में है, तो आपको ये भी देखना है। तो इन सारे पॉइंट्स को ना एक बार हम सम करके देख लेते हैं कि क्या क्या देखना होता है। सबसे पहले कंपनी ने क्या किया, हमने बेसिकली यहाँ पे 5 पॉइंट्स अभी तक पढ़े, हमने बेसिकली यहाँ पे अभी तक 5 पॉइंट्स पढ़े। कौन कौन से? हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था, बताते जाइएगा, मैं जल्दी भूल जाता हूं, बताते जाइएगा। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि अगर कंपनी है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या था? कोई भी कंपनी है जो कि चाहती है सिक्योरिटीज इशू करना, कोई भी कंपनी जो कि चाहती है सिक्योरिटीज इशू करना, तो सबसे पहले कंपनी क्या करे? इसको डीमेट में
कन्वर्ट करके ही इशू करेगी। हम यहाँ पे जो बातें कर रहे हैं ये कौन सी कंपनी के लिए है? ये है आपकी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। ये सारी बातें हम इसके लिए कर रहे हैं। अगर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जो कि इशू करना चाहती है सिक्योरिटीज पब्लिक में, देन इसके लिए हमें क्या करना होगा? ये कंपनी सिक्योरिटी सभी इशू कर पाएगी जबकि सिक्योरिटीज उसके डीमेट में होंगे। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात यह है कि कोई भी कंपनी है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, यहां पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वाली बात आ गई, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, इनको ही बोलेगी कि आपके पास में शेयर्स है ना, आप इसको कन्वर्ट करा लो, कन्वर्ट करा लो, हम आपको फैसिलिटी दे रहे हैं, इन सारे शेयर्स को कन्वर्ट करा लो। तो कंपनी ये भी इनको फैसिलिटी देने के लिए इनको कम्युनिकेट करेगी। थर्ड पॉइंट क्या था? कंपनी अगर चाहती है बोनस शेयर इशू करना, बोनस शेयर्स या राइट शेयर इशू करना, इस केस में कंपनी क्या बोलेगी? कंपनी देखेगी अपने प्रोमोटर के पास में, कंपनी देखेगी अपने डायरेक्टर के पास में, और कंपनी देखेगी अपने केएमपी के पास में, प्रोमोटर के पास में, डायरेक्टर के पास में, केएमपी के पास में, कि क्या इनके पास में जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, इनके पास में जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, क्या ये डीमेट में है कि नहीं है। कंपनी ये भी देखना पड़ेगा। फोर्थ फोर्थ पॉइंट क्या था? फोर्थ पॉइंट हमारा ये था कि कोई भी कंपनी है अगर चाहती है अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर, कोई भी अगर मेंबर है, कोई भी अगर होल्डर है, डेट क्या था? 2 अक्टूबर 2018, 2 अक्टूबर 2018, 2 अक्टूबर 2018 के बाद अगर कोई भी होल्डर है सिक्योरिटी का, अगर ये शेयर्स को ट्रांसफर करना चाहता है, उस केस में पहले इसको डीमेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी ये ट्रांसफर भी कर सकता है। और लास्ट और फिफ्थ पॉइंट क्या था? कंपनी अगर कोई शेयर्स, ओके, कोई भी ऐसा पर्सन है, कोई भी ऐसा होल्डर है, होल्डर ही हम बोलेंगे, कोई भी ऐसा होल्डर है जिसके पास में एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं इस कंपनी के और वो फिजिकल फॉर्म में है, तो पहले उसको डीमेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही उस कंपनी के नए शेयर्स ले सकता है और वो भी लेगा डीमेट में। ठीक है, एग्जांपल के लिए मान लो कोई एबीसी, एबीसी लिमिटेड कंपनी है जो कि अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। मेरे पास में एबीसी लिमिटेड के 100 शेयर्स हैं। जब मैंने 100 शेयर्स लिए थे, ये शेयर्स मेरे पास में फिजिकल फॉर्म में थे, फिजिकल फॉर्म में थे। मुझे कंपनी ने एक पेपर दिया था, फिजिकल फॉर्म में मुझे कंपनी ने एक पेपर दिया था कि ये आपके पास में शेयर्स हमारी कंपनी के हो गए। पेपर रखा हुआ था। मैं चाहता हूं कि कंपनी तो अच्छी है, मैं चाहता हूं इस कंपनी के कुछ और भी शेयर्स लेना, तो क्या मैं ले सकता हूं? मैं अभी नहीं ले सकता। पहले मुझे क्या करना होगा? पहले ये जो शॉर्ट शेयर्स मेरे पास में हैं, इनको मुझे डीमेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले इनको डीमेट में कन्वर्ट करूंगा। डीमेट में कन्वर्ट करने के बाद ही मैं नए शेयर्स ले सकता हूं कंपनी के। ठीक है, तो यहाँ पे 5 पॉइंट्स हैं। जो 5 पॉइंट्स हैं आपको बिल्कुल याद हो जाने चाहिए कि ये 5 पॉइंट्स हैं, आपको ये चीजें हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स किसके लिए हैं? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है? इशू कंपनी करेगी डीमेट की फॉर्म में। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंपनी बताएगी कि हाँ जी आपके पास में अगर कोई शेयर्स हैं फिजिकल फॉर्म में तो आप हमें बता दो, हम आपके शेयर्स को कन्वर्ट कर देंगे। तीसरा, कंपनी बोनस शेयर इशू करना चाहती है, राइट शेयर इशू करना चाहती है, तो कंपनी के प्रमोटर, कंपनी का डायरेक्टर या कंपनी के केएमपी को कंपनी देखेगी उनसे कि क्या कहीं इनके पास में हमारे शेयर्स फिजिकल फॉर्म में तो नहीं है। इसके बाद कंपनी का जो होल्डर है अगर चाहता है, कंपनी के शेयर्स को होल्डर है, अगर ये चाहता है कि मैं अपनी सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करूं, तो इसको डीमेट में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी ये ट्रांसफर कर पाएगा। एंड इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या था? ये जो होल्डर है अगर ये चाहता है और भी कंपनी का नया शेयर्स लेना, लेकिन उसके पास में जो पुराने शेयर्स हैं वो फिजिकल फॉर्म में है, तो पहले उनको डीमेट में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के बाद ही कंपनी के नए शेयर्स ये ले सकता है। ठीक है, नाउ इसके बाद every public company making any offer or issue any securities or buyback of securities or issue bonus shares or right shares shall ensure that before making such offer entire holding of securities of its promoter director। ओके हमने ये तो पढ़ लिया था, ओके हमने ये तो पढ़ लिया था, हाँ जी। नाउ इसके बाद यहाँ पे पॉइंट क्या गिवन है? एप्लीकेशन टू द डिपॉजिटरीज, application to the depositories. Every unlisted public company shall facilitate demat of all its existing securities by making necessary application to the depositories as defined in section 21E of the Depositories Act 1996।
शैल इंश्योर इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर, आईएसआई नंबर। देखो जब भी कोई शेयर है, ठीक है, एक मिलता है आईएसआई नंबर, ठीक है। जब भी कोई शेयर कन्वर्ट होगा डीमैट की फॉर्म में, या अगर आप कोई नया भी शेयर परचेज करते हो, तो आपको शेयर्स का सर्टिफिकेट नंबर मिलता है, वो सर्टिफिकेट नंबर मिलता है। तो यहां पे उन्हीं सारे नंबर्स की बात की जा रही है कि जब भी ये कन्वर्ट होगा, कंपनी क्या करेगी, कंपनी जितने भी इनके पास में शेयर होल्डर्स हैं, जो भी कंपनी अगर चाहते हैं सिक्योरिटीज इशू करना, तो इनके पास में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, सबको कंपनी फैसिलिटेट करेगी कि आप चाहो तो अपने शेयर्स को डीमेट में कन्वर्ट करा सकते हो। और इसके बाद शेयर्स कन्वर्ट कैसे होंगे, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 के हिसाब से कन्वर्ट होंगे, इसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके शेयर्स कन्वर्ट होंगे। इसके बाद जैसे ही शेयर्स कन्वर्ट होंगे, कन्वर्ट करने के बाद इनको मिल जाएगा एक आईएसआई नंबर, आईएसआई नंबर मिल जाएगा। जितने भी इनके पास में सिक्योरिटीज हैं, कंपनी क्या करेगी, इनको बता देगी कि हाँ जी आपका ये रहा आईएसआई नंबर और आपकी सिक्योरिटीज हैं डीमैट में कन्वर्ट हो चुकी हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। यहां पे ऑब्लिगेशंस क्या क्या हैं, आप मुझे ये बताओ पहले। यहां पे हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमने पढ़ी थी पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी ये लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी, ये पब्लिक कंपनी है जो कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ये अनलिस्टेड, और आपकी ये है प्राइवेट कंपनी। मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप मुझे ये बताओ कि कौन सी कंपनी के लिए, कौन कौन सी कंपनी के लिए अगर शेयर्स इशू करना चाहती है, कौन सी कंपनी जो कि शेयर्स इशू करना चाहती है, इसके लिए अपने शेयर्स को डीमैट में कन्वर्ट करना कंपलसरी है। कौन कौन सी कंपनी है जिनके लिए डीमैट में शेयर्स को कन्वर्ट करना कंपलसरी है। यहां पे ऑप्शंस तीन है, पब्लिक कंपनी जो कि लिस्टेड है, पब्लिक कंपनी जो कि अनलिस्टेड है, और प्राइवेट कंपनी। कौन कौन सी कंपनीज हैं, अभी हमने पढ़ा था कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनको अपने सिक्योरिटीज इशू करने के लिए डीमैट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, फटाफट से बताइए कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनको डीमैट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही कंपनी इशू कर सकती है सिक्योरिटीज। कौन सी कंपनी के लिए मैंडेटरी है, कौन सी कंपनी चाहे तो कर सकती है। थोड़ा सा इसका डिटेल आंसर होगा, थोड़ा सा दो चार वर्ड्स आपको टाइप करने होंगे इसमें। ओके, ग्रेट। पब्लिक कंपनी के लिए मैंडेटरी है, पब्लिक कंपनी चाहे लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, पब्लिक कंपनी के लिए मैंडेटरी है। प्राइवेट कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है, प्राइवेट कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी अगर चाहे तो अपने शेयर्स को फिजिकल फॉर्म में रख सकते हैं, इनके लिए ऑप्शनल है बिल्कुल, ठीक है। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं ऑब्लिगेशंस ऑफ एवरी अनलिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी। इन कंपनीज के लिए ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं, यहां पे लिखा क्या है, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी शैल इंश्योर दैट, कंपनी क्या इंश्योर करेगी, इट मेक्स टाइमली पेमेंट ऑफ फी। ओके, अब आप मुझे ये बताओ कि अगर कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी के सारे शेयर्स की डिटेल, कंपनी जितने भी शेयर्स इशू कर रही है, सारे शेयर्स की डिटेल रख कौन रहा है, डिपॉजिटरीज रख रही है। जितनी भी कंपनीज हैं, सारी कंपनीज के शेयर्स की डिटेल, ये सब कुछ किसके पास में है, डिपॉजिटरीज के पास में। तो क्या डिपॉजिटरीज इनसे कुछ पैसे लेगा, क्या इनसे कुछ फीस लेगा या नहीं लेगा। क्या डिपॉजिटरीज को कुछ फीस लेना चाहिए इनके डेटा को मेंटेन करने के लिए, इनके शेयर्स को मेंटेन करने के लिए, बिल्कुल लेना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे वही फी की बात की जा रही है। बात की क्या जा रही है कि देखो जी, कंपनी अगर आप डीमैट में, ठीक है, यहां पे गिवन क्या है कि आपको जो पेमेंट है
डिपॉजिटरीज को पेमेंट जो करनी है वो आप टाइमली पेमेंट करोगे, आप डिले नहीं करोगे। इट मेक्स टाइमली पेमेंट ऑफ फी, जो फी है जो डिपॉजिटरीज लेंगी आप उनको टाइमली पेमेंट करोगे। एडमिशंस एज वेल एनुअल, जब एडमिशन जिस टाइम पे कंपनी रजिस्टर्ड होती है, ठीक है, एनएसडीएल सीडीएसएल में, उस केस में या एनुअली की बात करें तो एनुअली फी इसकी चार्ज होती है। तो चाहे एडमिशन के टाइम पे हो या एनुअल फी हो, तो कंपनी को इसकी फी की पेमेंट टाइम पे करनी है। टू द डिपॉजिटरी एंड रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट इन अकॉर्डिंग विद द एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बिटवीन द पार्टीज। तो सबसे पहले क्या करो कंपनी, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो पेमेंट है ना, पेमेंट ऑफ फी, आपको टाइमली पेमेंट, फी की पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, इट मेंटेन सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑल द टाइम। पेमेंट ही मत करो, देखो जी हमें तो डर लग रहा है, गवर्नमेंट बोलती है कि देखो जी हमें तो डर लग रहा है कि पता नहीं बाद में पेमेंट करो कि नहीं करो। आप एक काम करो, पहले ना हमारे पास में एक सिक्योरिटी डिपॉजिट रख दो। तो कंपनी को पहले एक रखना होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट। लिखा क्या है, इट मेंटेन्स सिक्योरिटी डिपॉजिट टू ऑल टाइम्स नॉट लेस देन 2 years, fees with the depositories and registrar to issue and share transfer agent in such form as may be agreed between the parties। तो 2 साल के लिए आप हमें एडवांस दे दो, 2 साल का जो पेमेंट है आप हमें क्या करो, एज एन सिक्योरिटी डिपॉजिट रख दो। तीसरा पॉइंट क्या है, इट कंप्लाइज विद द रेगुलेशंस और डायरेक्शंस और गाइडलाइंस और सर्कुलेशन if any issued by the Security and Exchange Board or depositories from time to time with a respect to demat of shares of unlisted public companies and matter incidental or related thereto। तो गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि देखो जी कंपनी आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपकी ऑब्लिगेशन क्या है, आपकी ऑब्लिगेशन क्या है, सबसे पहले तो आपके जो शेयर्स हैं, जो भी रेगुलेशन गिवन है, आप अपने शेयर्स को डीमेट में कन्वर्ट करो, तभी आप आगे काम कर पाओगे। आपने शेयर्स को डीमेट में कन्वर्ट कर दिया तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, किसकी, फी की पेमेंट करनी पड़ेगी, किसको, डिपॉजिटरीज को और रजिस्ट्रार को। साथ में आप हमें एडवांस की पेमेंट कर दो, 2 साल के एडवांस हमें पहले आप दे दो। और इसके बाद सेबी, क्योंकि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे ये कौन बनाएगा, सेबी बनाएगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसी के हिसाब से जो भी शेयर्स हैं जो कि डीमेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उसी के हिसाब से चलते हैं। तो जो भी सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालेगा उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए जो भी सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालेगा आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। नाउ अगला पॉइंट है आपका प्रोहिबिशंस ऑन डिफॉल्टिंग अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। अब अगर किसी कंपनी ने डिफॉल्ट करा, that no unlisted public company which has defaulted in sub rule 5 shall make offer in any security or buyback of security, issue any bonus shares, right shares to till the payment of depositories register। यहां पे हम अभी पढ़ रहे थे ये वाला पॉइंट, ऑब्लिगेशंस, कंपनी की ऑब्लिगेशंस। अगर कंपनी की ऑब्लिगेशंस करने में कंपनी को डिफॉल्ट हो गई, सबसे पहला रूल तो ये है कि देखो आपको पेमेंट टाइम पे कर देनी है सरकार को। आपको जो गवर्नमेंट की पेमेंट है, ये हमने जो पढ़ा था 3 पॉइंट्स, इसकी पेमेंट आपको टाइम टाइम पे करते रहना है, ठीक है, इसकी पेमेंट आपको क्या करना है, टाइम टाइम पे करते रहना है। अगर मान लो कि अगर आप कभी पेमेंट ना कर पाए तो सर उस केस में क्या होगा, आप शैल मेक ऑफर, नो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी विच हैज डिफॉल्टेड इन सब रूल 5 शैल मेक ऑफर ऑफ एनी सिक्योरिटीज, न तो आप कोई दूसरी सिक्योरिटी इशू कर पाओगे, आपको टाइम पे पेमेंट करनी है, ठीक है। अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे, अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे, सो इस केस में हम क्या करेंगे, आपको मना कर देंगे कि आप कोई फर्दर सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आप कोई भी फर्दर सिक्योरिटी इशू नहीं कर पाओगे, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आप कोई फर्दर सिक्योरिटी इशू नहीं कर पाओगे। दूसरी बात क्या है, आप न तो कोई सिक्योरिटी इशू करोगे, न तो शेयर्स को बाई बैक करोगे, न तो कोई बोनस शेयर इशू करोगे, न तो कोई राइट शेयर इशू करोगे, ठीक है, जब तक की पेमेंट आप न दे दो। तो सर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, जब तक आप पेमेंट ना करो तब तक आप न तो कोई सिक्योरिटी इशू कर सकते हो, न तो बाई बैक कर सकते हो, न तो बोनस इशू कर सकते हो, न तो राइट शेयर इशू कर सकते हो। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ सर्टन प्रोविजंस, नाउ लिखा क्या है, द डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, the Security Exchange Board of India, Regulation 2018 and SEBI
शैल अप्लाई डीमेट ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। ठीक है, यहां पे अगर इनको लगता है, ठीक है, अगर इनको लगता है कि कोई शेयर्स जो कि फिजिकल फॉर्म में है, तो कभी कभार सेपी या डिपॉजिटरीज भी ये क्या करते हैं कि कंपनी के शेयर्स को अपने ही मन से उसको अप्लाई कर देते हैं उसको डीमेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे अपने हिसाब से भी काम कर सकते हैं। नाउ इसके बाद यहाँ पे गिवन क्या है, फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार। आपको क्या करना है, इसकी डिटेल फाइल करनी है। आपको जितने भी आपने शेयर्स कन्वर्ट कर दिए, आपके पास में जो भी शेयर्स हैं किस किस फॉर्म में, आपको ये बात आपको रजिस्ट्रार को बतानी होगी। गिवन क्या है, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी गवर्न बाय रूल 9 ए शैल सबमिट फॉर्म पास 6। ये एक फॉर्म है, इसको आप एमसीक्यू के लिए नोट कर लीजिएगा, पास 6। ये फॉर्म कौन सा है, पास 6। टू द रजिस्ट्रार विद सच फी एज प्रोवाइडेड इन द कंपनीज Rule 2014 within 60 days from the conclusion of each half year duly certified to the company secretary in practice CA accounting in practice। आपको क्या करना है, ये फॉर्म फिल करना है, कौन सा, पास 6 कब आपको फिल करना है, एवरी 6 मंथ। ठीक है, यहां पे कब से आपको करना है, कब से करना है, कंक्लूजन ऑफ एवरी हाफ ईयर within 60 days from the conclusion of each half year duly certified by company secretary। जैसे ही आपका 6 महीना कंप्लीट हुआ, जैसे ही आपका 6 महीना कंप्लीट हुआ, इसका मतलब कि 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। ठीक है, आपका अगला फाइनेंशियल ईयर कब शुरू हो जाएगा, 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से यहां से आप काउंट कर लो 6 महीने, यहां से काउंट कर लो 6 महीने यहां तक, और इसके बाद इस 6 महीने यहां से आपका काउंटिंग शुरू हो जाएगी, यहां से विद इन 60 डेज। ये आपका इन दिनों के अंदर में विद इन 60 डेज, यहां जो आपके 60 डेज आ रहे हैं, इन 60 डेज के अंदर में आप क्या करो, आप फॉर्म फिल करो, कौन सा, पास 6 आपको फॉर्म फिल करना है फी के साथ में, और किसको देना है, आपको रजिस्ट्रार को इसकी डिटेल बतानी है। ठीक है, पास 6 रजिस्ट्रार के पास में फाइल करना है, साथ में आपको फी की भी पेमेंट करनी है। कब, हर एक 6 महीने पे, जैसे ही 6 महीने कंप्लीट हो जाए विद इन 60 डेज। ठीक है, 6 महीने जैसे कंप्लीट हो जाए, 6 महीने कंप्लीट होने के 60 दिनों के अंदर में आपको ये बात बतानी है, किसको, रजिस्ट्रार को। नाउ आपने क्या करा, अगर कोई आपको ऐसा पता चला कि रिपोर्टिंग में डिफरेंस आ गया, एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके पास में जो शेयर्स हैं 1 लाख शेयर्स हैं, आपके पास में 1 लाख शेयर्स हैं, हुआ ऐसा 1 लाख शेयर्स तो थे, लेकिन जब आपने शेयर्स की काउंटिंग करी, आपके पास में डीमेट में जो शेयर्स थे ये थे 90,000, डीमेट में आपके पास में 90,000 शेयर्स थे, और उसके बाद जो फिजिकल फॉर्म में शेयर्स थे ये केवल 5,000 थे, केवल 5,000 ही थे। ये टोटल कितने हुए, 95,000। आपके एक्चुअली शेयर्स इशू कितने हुए, 1 लाख। 1 लाख शेयर्स इशू किए गए हैं, और आपके पास में नंबर्स कितने हैं, 95,000 ही शेयर्स के नंबर्स हैं आपके पास में। इसका मतलब क्या, 5,000 शेयर्स, 5,000 शेयर्स ये गुम है, इनका अता पता कुछ है नहीं, कहां पे है। तो ये क्या है, ये है रिपोर्टिंग डिफरेंस। ये है रिपोर्टिंग डिफरेंस, मतलब कि यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। रिपोर्टिंग ऑफ डिफरेंसेस, द कंपनी शैल इमीडिएटली ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ डिपॉजिटरीज एनी डिफरेंस ऑब्जर्व्ड इन इट्स इशूड कैपिटल एंड कैपिटल हेल्ड इन डीमैट फॉर्म। अगर डीमैट फॉर्म में कोई कैपिटल, कोई जो सिक्योरिटीज हैं उसमें अगर इनको कुछ डिफरेंस दिख रहा है, उस केस में तुरंत इनको क्या करना पड़ेगा, इमीडिएटली तुरंत इनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, किसको, डिपॉजिटरीज को नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, इनको डिपॉजिटरीज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इसके बाद आपका ये है ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, द ग्रीवेंस इफ एनी ऑफ सिक्योरिटी होल्डर ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अंडर रूल 9 शैल बी फाइल्ड विद द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी आईईपीएफ। ओके, यहां पे क्या है कि अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, किसको, सिक्योरिटी होल्डर को, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के सिक्योरिटी होल्डर को कोई भी ऐसी इशू है, देन यहां पे क्या होगा, यहां पे इसको कंपनी फाइल करेगी आईईपीएफ में। देखो बेसिकली क्या होता है ना कि आईईपीएफ जो अकाउंट है, हम इसको आगे पढ़ेंगे भी, आईईपीएफ इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि ये होता क्या है।
बेसिकली ये एक अकाउंट होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कंपनी के शेयर्स लेते हैं, जो कंपनी के शेयर्स लेते हैं और भूल जाते हैं। कुछ शेयर्स गुम हो जाते हैं, कुछ शेयर्स लोग भूल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा यंग पर्सन है, ये शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता है, ये शेयर्स में इसने पैसे लगा रखे हैं, ठीक है, इसने शेयर्स में पैसे लगा रखे हैं। हुआ क्या, ये अचानक से एक दिन कुछ काम कर रहा था, इसके घर वालों को पता नहीं है, इसके घर वालों को ये बात पता नहीं है कि इसने शेयर्स में पैसे लगा रखे हैं, इसके पास में कुछ शेयर्स हैं, लेकिन इसने लगा रखे हैं। इसके पास में डीमैट अकाउंट है और डीमैट अकाउंट से कई सारे कंपनीज के शेयर्स परचेज करता है, ठीक है। ये बात केवल इसी को पता है और किसी को पता नहीं है। हुआ क्या, एक दिन जा रहा था रास्ते से और इसको किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी और ये एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया। आप मुझे ये बताओ, जब तक घर वालों को पता नहीं जाए, जब तक घर वालों को पता नहीं है कि इसके पास में शेयर्स हैं, तब क्या घर वाले क्लेम कर पाएंगे इसके शेयर्स को? नहीं कर पाएंगे, उनको पता ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अनक्लेम्ड शेयर्स पड़े हुए हैं। ये शेयर्स कौन से शेयर्स होते हैं? अनक्लेम्ड शेयर्स, रख करके किसी ने डीमेट अकाउंट में भूल गए, वो भी शेयर्स क्या है? अनक्लेम्ड शेयर्स हैं, अनक्लेम्ड शेयर्स। तो इसका मतलब क्या कि ऐसे कोई शेयर्स अगर होते हैं जो कि अनक्लेम्ड हैं, तो गवर्नमेंट बोलती है कि देखो जी, कंपनी आपको ना, जो अगर कोई अनक्लेम्ड शेयर्स हैं, कोई इसका दावा नहीं कर रहा है, कोई इसको लेने के लिए नहीं आ रहा है, आप एक काम करो, आप ना इसको ट्रांसफर करो आईईपीएफ अकाउंट में। नॉर्मली 7 साल का पीरियड एक होता है, 7 साल अगर कोई इसको देख रेख करने के लिए नहीं आता है, कोई किसी की खोज खबर नहीं है, जो कि बेनामी हो गया शेयर, 7 साल तक वेट करती है कंपनी। 7 साल अगर जैसे ही कंप्लीट हुए, ये पहुंच जाता है आईईपीएफ अकाउंट में। ये गवर्नमेंट का अकाउंट होता है। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, यहां पे लिखा क्या है? प्रोटेक्शन फंड, एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। ये क्या है? एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन करता है, किसका? इन्वेस्टर का। आपने देखा होगा टीवी में कई बार ऐड आता है, बीएससी एनएससी का ऐड आता है, कई बार आपने यूट्यूब पे भी ऐड देखा होगा, आपको कई बार मैसेजेस आते हैं कि बीएससी एनएससी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज से बचे रहें। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बीएससी से मैसेज आता है, एनएससी से मैसेज आता है। वो कहाँ कैसे आता है? इसी पैसे से आता है। यही पैसे, अब मान लो कि कंपनी को, अब मान लो कि अगर एडवर्टीजमेंट देनी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट जब एडवर्टीजमेंट देगी तो पैसे कहाँ से आएंगे? उसके पैसे तो लगेंगे ना। पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे गवर्नमेंट यहाँ से निकालेगी, आईईपीएफ अकाउंट से पैसे निकालेगी और उसकी एडवर्टीजमेंट करा देगी। तो बेसिकली इन्वेस्टर्स, मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने का काम ये फंड करता है, ठीक है। गवर्नमेंट बोलती है कि आप क्या करो, आप इस तरीके से जो इन्वेस्टर्स हैं इनको आप एजुकेट करो, और पैसे यहां से निकलते हैं आईईपीएफ अकाउंट से, ये पैसे निकलते हैं, पैसे निकल करके, और जो भी कोई पर्सन्स हैं इनको अवेयर करने का, इनको एजुकेट करने का काम गवर्नमेंट यहां से करती है, ठीक है। तो ये जो पैसे हैं कहां पे जाते हैं? आईईपीएफ अकाउंट में चले जाते हैं। नाउ इसके बाद क्या है, अगर कोई ग्रीवेंस है, ग्रीवेंस कहां पे सॉल्व होते हैं? ये होते हैं सॉल्व आईईपीएफ एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। यहाँ पे जो अथॉरिटी है आईईपीएफ, तो यहाँ पे अगर जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी के थ्रू जाकर के इनका रिडर्सल होता है। नाउ इनिशिएशन ऑफ एक्शंस बाय आईईपीएफ अथॉरिटी, यहाँ पे गिवन क्या है? द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी शैल इनिशिएट एनी एक्शन अगेंस्ट ए डिपॉजिटरी और पार्टिसिपेंट और रजिस्ट्रार to an issue and share transfer agent after prior consultation with the Security and Exchange Board of India। तो यहाँ पे जो आईईपीएफ अथॉरिटी है, ये क्या करेगी? एक्शन लेगी, और एक्शन लेने के बाद ये किसको किसको? डिपॉजिटरीज को बताएगी, या जो शेयर ट्रांसफर एजेंट है इनको बता करके, ठीक है। और यहाँ पे ये तुरंत इसके बारे में एक्शन लेंगे किसी को, किसी भी अगर इन्वेस्टर को इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आई तो। नाउ ये रूल अप्लाई नहीं करता किस पे? अगर कोई निधि कंपनी है, कोई गवर्नमेंट कंपनी है, या कोई होली ओन्ड सब्सिडरी है, वो उस कंपनी अगर कोई है तो उस पे ये रूल अप्लाई नहीं करता, ठीक है। तो हमने अभी कर लिया कौन सा सेक्शन? हमने ये सेक्शन कर लिया, सेक्शन नंबर हमारा ये है 29। इसमें कोई डाउट? सेक्शन नंबर 29 में कोई डाउट? छोटा सेक्शन था, ठीक है, बढ़िया सेक्शन था, आसान सेक्शन था। सेक्शन नंबर 29 में कोई डाउट? सेक्शन नंबर 29 में कोई डाउट?
ओके ग्रेट। चलिए अभी आप आ जाइए सेक्शन नंबर 40 पे। ठीक है, सेक्शन नंबर 40 पे एक्चुअली क्या है कि जो सेक्शंस हैं तो हम इस तरीके से इसको लेकर के चलेंगे कि बाकी कॉन्सेप्ट्स पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। जैसे कि मैं आपको ये बता दिया कि कोई भी सिक्योरिटी है इसको डीमेट की फॉर्म में रखना कंपलसरी है, तो हमने वो सेक्शन पढ़ लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चैप्टर समझने में ज्यादा आसानी होगी। जिस तरीके से सेक्शंस में आपको थोड़ा इधर का सेक्शन थोड़ा वहां का सेक्शन डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में अगर पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा सा चैप्टर को और भी आसानी से समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया सेक्शन नंबर 29 और अभी हम पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 40। ठीक है, नाउ गिवन यहां पे क्या है, सिक्योरिटीज टू बी डेल्ट विद इन स्टॉक एक्सचेंज, फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन विद द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अब देखो यहां पे गिवन क्या है, मेरी कंपनी है, मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाए, मेरी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाए। बेसिकली जो आपका बीएससी एनएससी है ये स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। हालांकि इंडिया में इसके अलावा भी और भी ज्यादा स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। आई थिंक कि 26-27 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया में। ठीक है, बट मेनली हम बात करते हैं बीएससी एनएससी की। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज भी पहले था, तो कई सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया में, बट बेसिकली बात किसकी होती है, बीएससी और एनएससी, जो कि ज्यादा ही इनकी पॉपुलैरिटी कुछ ज्यादा है बीएससी और एनएससी की। ठीक है, नाउ अगर मैं चाहता हूं मेरी कंपनी है जो कि पब्लिक कंपनी है, मैं चाहता हूं इसको लिस्ट कराना किसमें, बीएससी एनएससी में। अब बेसिकली जो बीएससी एनएससी है ये क्या है, प्लेटफॉर्म है। यहां पे आपके पास में बायर्स बहुत मिल जाएंगे, बायर्स यहां पे बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, बीएससी एनएससी में बायर्स आपको बहुत मिल जाएंगे। अगर कोई शेयर है किसी कंपनी का, ठीक है, किसी भी कंपनी का शेयर है, आप देखोगे उस कंपनी के शेयर को अगर परचेज करना चाहते हो तो वो शेयर आपको बीएससी में मिल जाएगा, एनएससी मिल जाएगा, कभी दोनों मिलेंगे, कभी किसी एक में मिल जाएगा। तो मोस्टली जो मेजोरिटी कंपनीज होती हैं बीएससी एनएससी में ही लिस्टेड होती हैं, जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती हैं। ठीक है, तो बीएससी एनएससी में आपको बायर्स बहुत मिलते हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पे आपको बायर्स बहुत ज्यादा मिलते हैं बीएससी और एनएससी में। ठीक है, तो ये एक होता है प्लेटफॉर्म, यहाँ पे बायर्स बहुत होते हैं और कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट कराती है। तो कंपनी जैसे शेयर्स को लिस्ट कराएगी, क्योंकि बायर्स बहुत ज्यादा हैं, तो कंपनी के शेयर्स वहां पे बिकना शुरू हो जाते हैं, कंपनी के शेयर्स बिकेंगे और उसके बाद कंपनी के पास में पैसा आएगा। मैं भी चाहता हूं मेरे भी शेयर्स लिस्ट हो जाएं बीएससी एनएससी पे। ठीक है, यहां पे रूल क्या है, यहां पे रूल ऐसा है कि अगर मैं अपनी कंपनी के शेयर्स बीएससी या एनएससी में लिस्ट कराना चाहता हूं तो पहले तो मुझे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में मुझे एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि हाँ जी मैं अपने शेयर्स को लिस्ट कराना चाहता हूं, तो मैं पहले एप्लीकेशन दूंगा। उसके बाद बीएससी एनएससी पूरी डिटेल मेरी कंपनी के जो भी फाइनेंशियल्स हैं सब कुछ कंपनी चेक करेंगी, बीएससी एनएससी वहां पे चेक उसकी चेक इन होगी सेबी में। चेक इन करने के बाद मुझे अप्रूवल मिलेगा, अप्रूवल मिलने के बाद अब मैं अपने शेयर्स को यहाँ पे लिस्ट करा सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे शेयर्स यहाँ पे आ जाएंगे इस कंपनी में। मान लो ऐसा हुआ मैंने बीएससी में और एनएससी में दोनों में ही मैंने एप्लीकेशन फाइल करी थी, मैंने दोनों में एप्लीकेशन फाइल करी थी, दोनों में से किसी एक ने दोनों में से किसी एक ने मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। अगर दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दोनों में से किसी एक ने रिजेक्ट कर दिया उस केस में मेरे शेयर्स कहीं भी लिस्ट नहीं होंगे, ना तो बीएससी में ना तो एनएससी में। रीजन क्या है, यहां पे पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, यहां पे पैसा किसका इन्वॉल्व है, पब्लिक का। तो गवर्नमेंट बोलती है कि देखो जी यहां पे पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है और किसी एक बोर्ड एक्सचेंज ने, किसी एक बीएससी ने, एनएससी ने या किसी भी एक एक्सचेंज ने अगर आपके शेयर को रिजेक्ट कर दिया, आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, उस केस में कोई ना कोई रीजन होगा रिजेक्ट करने का, कोई ना कोई रीजन ऐसा होगा जिससे कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। और यहां पे पब्लिक को मुझे लगता है कि पब्लिक अगर पैसा आपको देती है तो यहां पे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एक जगह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुका है, कोई ऐसी वैलिड चीज है जिससे कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है, तो आपके शेयर को हम कहीं भी लिस्ट नहीं होने देंगे। ऐसा नहीं कि बीएससी ने रिजेक्ट कर दिया तो आप एनएससी पे लिस्ट कर लो, ऐसा नहीं। बीएससी ने अगर रिजेक्ट किया तो ना तो बीएससी पे ना तो एनएससी पे, एनएससी ने रिजेक्ट किया ना तो एनएससी पे ना तो बीएससी पे, तो एक ने भी रिजेक्ट कर दिया तो आप किसी पे भी अपने शेयर्स को लिस्ट नहीं करा पाएंगे। ठीक है,
एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं इन डिटेल। यहां पे गिवन क्या है, फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन विद रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। सो एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर बिफोर मेकिंग सच ऑफर मेक एन एप्लीकेशन टू वन और मोर रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी क्या करेगी, वन और मोर, बीएससी, एनएससी, बाकी भी कई सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, तो कंपनी को जिसमें भी अपने शेयर्स को लिस्ट कराना है कंपनी उसको फाइल कर देगी। ठीक है, वहां पे कंपनी अपने एप्लीकेशन को फाइल कर देगी। एंड obtained permissions for the securities to be dealt with in stock exchange or exchanges। और कंपनी क्या करेगी, कंपनी अपनी अपने एप्लीकेशंस को वहां पे लगा देगी और उनसे परमिशन लेगी कि हाँ जी हम अपने शेयर्स को आपके प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कराना चाहते हैं, आप क्या परमिशन दोगे। नाउ प्रोस्पेक्टस टू स्टेट नेम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी जो प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, ध्यान रहे कंपनी ने पहले क्या किया, कंपनी ने पहले एप्लीकेशन फाइल कर दिया स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस में कंपनी को इसको लिस्ट कराना है कंपनी ने सबको एप्लीकेशन दे दिया। उसके बाद कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस है, कंपनी प्रोस्पेक्टस में इन सारे स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में लिखेगी कि हाँ जी, प्रोस्पेक्टस में कंपनी ये लिखेगी कि हमने बीएससी और एनएससी दोनों में ही एप्लीकेशन लगा रखी है और हमारे शेयर्स लिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, कंपनी ये नहीं बोलेगी कि लिस्ट होंगे या हो सकते हैं, ऐसा कंपनी नहीं लिखती है। कंपनी बस ये बताएगी कि हमने क्या कर रखा है, हमने एप्लीकेशन लगा रखी है बीएससी एनएससी में, या केवल एनएससी में, या केवल बीएससी में, या और भी कई सारे स्टॉक एक्सचेंजेस में हमने एप्लीकेशन लगा रखी है। तो कंपनी को ये बात प्रोस्पेक्टस में भी मेंशन करना पड़ेगा। नाउ इसके साथ में कंपनी को एक सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। किस लिए, जितने भी पैसे कंपनी को मिल रहे हैं ना स्टॉक एक्सचेंज से, ठीक है, जितने भी पैसे कंपनी को मिल रहे हैं शेयर्स को सब्सक्राइब करने से, एग्जांपल के लिए मान लो हुआ ऐसा कि मेरी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे हो गई लिस्ट, मेरी हो गई बल्ले बल्ले, मेरी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गई। मुझे तो अब लगा कि हाँ अब तो बहुत पैसा आएगा, पब्लिक मेरे शेयर्स को सब्सक्राइब करेगी, मेरे पास में पैसा पैसा होगा। हुआ ऐसा, ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, हुआ ऐसा कि मेरी कंपनी लिस्ट हो गई बीएससी एनएससी में, मेरे पास में पैसा आ रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास में पैसा आ रहा है। हुआ ऐसा, मैंने शेयर्स जो वहां पे लिस्ट कराए थे, ठीक है, मेरे पास में पैसा आते जा रहा है। मेरे अभी तक मैंने 10 लाख शेयर्स लिस्ट कराए थे। मान लो कि मेरे जो शेयर्स हैं 10 लाख शेयर्स हैं जो कि मैं पब्लिक में इशू करना चाहता हूं, 10 लाख शेयर्स हैं। हुआ ऐसा, मेरे 5 लाख शेयर्स, मेरे जो 5 लाख शेयर्स हैं ये सब्सक्राइब हो चुके हैं। अब मेरी कंपनी का जो एक शेयर है वो 100 रुपए का है, मेरी कंपनी का एक जो शेयर है ये 100 रुपए का है। ठीक है, मेरे पास में कितने आ गए, 5 करोड़ आ गए, 5 CR, मेरे पास में 5 करोड़ आ गए। मैंने क्या किया, मैंने 5 करोड़ निकाल करके इसको यूज करना शुरू कर दिया। मेरे पास में 5 करोड़ आ गए कुछ ही दिनों में। अभी जो ऑफर है, ये जो ऑफर है ये बंद अभी हुआ नहीं है। ठीक है, एक टाइम होता है, उस टाइम तक हम ऑफर खुला रखते हैं। जैसे मान लो कि कंपनी कोई शेयर्स इशू कर रही है या कोई आईपीओ कंपनी निकाल रही है, तो उसका आईपीओ एक लिमिटेड टाइम के लिए ओपन होता है। इस टाइम तक जो भी चाहता है इसको सब्सक्राइब करना वो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो अभी टाइम खत्म हुआ नहीं है, मेरे पास में पैसे आ रहे हैं। मैंने क्या किया, जब मैंने देखा कि मेरे अकाउंट में 5 करोड़ आ गए, मैंने इस पैसे को निकाल करके यूज करना शुरू कर दिया। मैंने इस पैसे को निकाल करके यूज करना शुरू कर दिया। मुझे दिख गए कि मेरे अकाउंट में पैसे हैं, मुझे लालच आ गया, कंपनी को पैसे की जरूरत है। मैंने देखा कंपनी के अकाउंट में पैसे पड़े हुए 5 करोड़, मैंने क्या किया, पैसे निकाले और मैंने पैसे यूज करना शुरू कर दिया। अभी जो ऑफर का डेट है बंद नहीं हुआ है, अभी ऑफर का डेट बंद नहीं हुआ है। तो सर यहां पे मैं गलत कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा, जब तक ऑफर खुला हुआ है मुझे तब तक वेट करना पड़ेगा। मुझे जब तक ऑफर खुला हुआ है मुझे तब तक वेट करना पड़ेगा। और उसमें भी एक रूल होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जब तक रिसीव नहीं हो जाएगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है 95%, जैसे कि अभी सेबी ने प्रिस्क्राइब कर रखा है, ये 95% होता है। इसका मतलब कि अगर मैंने 10 लाख शेयर इशू कर रखे हैं, अगर मैंने 10 लाख शेयर इशू कर रखे हैं,
तो 10 लाख में से 10 लाख का 95%, इसका मतलब क्या, मेरे कम से कम 9.5 लाख, 9.5 लाख शेयर्स मेरे इशू होने चाहिए। 9.5 लाख ही हुआ आई थिंक, है ना? 9.5 लाख, मेरे 9.5 लाख शेयर्स इशू होने चाहिए। इशू मतलब सब्सक्राइब होने चाहिए, नॉट इशू। मेरे शेयर्स 9.5 लाख सब्सक्राइब होने चाहिए, ठीक है? तभी वो आगे चीजें फर्दर हो पाएंगी। अदरवाइज अगर मेरे 9.5 लाख शेयर्स अगर सब्सक्राइब नहीं हुए तो मुझे वो सारे पैसे रिटर्न करने पड़ जाएंगे। जिन्होंने भी शेयर सब्सक्राइब कर रखे हैं, मुझे उन सबों के पैसे रिटर्न करने पड़ जाएंगे, ठीक है? तो यहां पे देखिए हुआ क्या, यहां पे लिखा हुआ क्या, ऑल मनीज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फ्रॉम द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शंस ऑफ द सिक्योरिटी शैल बी केप्ट इन सेपरेट बैंक अकाउंट। तो कंपनी सबसे पहले तो आप एक काम करो, आप ना एक अलग बैंक अकाउंट खुलवाओ, अलग बैंक अकाउंट खुलवाओ। और ये जो बैंक अकाउंट होगा, जो भी पैसे आपके पास में आ रहे हैं, आपके पास में जो भी पैसे आ रहे हैं, ये सारे पैसे जाएंगे उसी बैंक अकाउंट में। ये आपका एक बैंक अकाउंट अलग होगा। आपकी कंपनी का अकाउंट तो है, वो ठीक है, इसके लिए आपके पास में एक अलग बैंक अकाउंट होना चाहिए और वो सारे पैसे इसी बैंक अकाउंट में जाएंगे। जो भी आपके शेयर सब्सक्राइब होंगे, उसके जो भी पैसे आएंगे, वो सारे पैसे आपके इसी बैंक अकाउंट में जाएंगे। तो आपको एक अलग बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। नाउ इन ए शेड्यूल्ड बैंक एंड शैल नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी पर्पस, आप उसको किसी अदर पर्पस के लिए यूज नहीं करोगे अदर देन फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज वेयर द सेबी securities have been permitted to be dealt within stock exchange specified in the prospectus, or for the repayment of monies within the time specified by Securities and Exchange Board received from application in pursuant to the prospectus where company is any reason unable to allot securities। यहां पे देखो लिखा क्या है, आपको जब पैसे निकालोगे, जब भी आप उन बैंक अकाउंट से पैसे निकालोगे जिसमें पैसे जा रहे हैं शेयर्स वाले, आप पैसे कहां पे इस्तेमाल कर सकते हो, उन पैसों का इस्तेमाल आप कहां पे कर सकते हो? तो सबसे पहला देखो जी, फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज वेयर सिक्योरिटीज हैव बीन परमिटेड टू बी डील्ड विद इन स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक एक्सचेंज स्पेसिफाइड इन द प्रोस्पेक्टस। जो आपके पास में सिक्योरिटीज हैं उसको एडजस्ट करने के लिए, फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, जो भी सिक्योरिटीज आप अलॉट करते जा रहे हो उसकी एडजस्टमेंट के लिए सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि उसकी जो एडजस्टमेंट होगी उसके लिए पैसे आप इसका यूज कर सकते हो। साथ में फॉर द रीपेमेंट ऑफ मनीज विद इन द टाइम स्पेसिफाइड बाय द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड रिसीव्ड फ्रॉम एप्लीकेंट्स इन परसुएंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस वेयर कंपनी इज फॉर एनी रीजन अनेबल टू अलॉट सिक्योरिटीज। अगर किसी भी रीजन से मान लो कि कंपनी के पास में पैसे आ गए, कंपनी के पास में पैसे आ गए लेकिन कंपनी उन शेयर्स को अलॉट नहीं कर पा रही है, कंपनी के पास में पैसे आ गए लेकिन कंपनी उन शेयर्स को किसी रीजन से अलॉट नहीं कर पा रही है। सो उस केस में जब आप रीपेमेंट करोगे, जब कंपनी सिक्योरिटीज अलॉट नहीं कर पाएगी, मान लो कि मैंने किसी कंपनी में अप्लाई किया शेयर्स परचेज करने के लिए, लेकिन किसी रीजन से कंपनी मुझे शेयर्स नहीं दे पा रही है, पैसों तो कंपनी के पास पहुंच गया लेकिन शेयर्स के मुझे मिले, मुझे नहीं मिले, तो क्या मेरा पैसा मुझे मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। तो जो कंपनी मुझे पैसे पेमेंट करेगी, जो मुझे कंपनी इसकी रीपेमेंट करेगी, कहां से करेगी? उसी बैंक अकाउंट से जिसमें मेरे पैसे गए हैं। कंपनी का जो सेपरेट बैंक अकाउंट कंपनी ने खुलवाया था, उसी बैंक अकाउंट से कंपनी मुझे इसकी रीपेमेंट कर देगी, ठीक है? तो सेकेंड पॉइंट यह है कि जब भी कंपनी अगर किसी रीजन से अलॉट नहीं कर पाई, अगर किसी रीजन से शेयर्स कंपनी अलॉट नहीं कर पाई, उस केस में कंपनी क्या करेगी? उस केस में कंपनी क्या करेगी? उस केस में कंपनी वो जो पैसे हैं जो कि मुझे मिलने चाहिए थे, वो पैसे कंपनी मुझे उसी बैंक अकाउंट से इसकी रीपेमेंट कंपनी कर देगी। नाउ conditions purporting to waive compliance shall be void, any conditions purporting to require or bind an application for securities to waive compliance of any other requirement shall be void। देखो यहाँ पे बात की किसकी की जा रही है, कोई कंपनी ने कुछ ऐसा कंडीशन लगा दिया, कंपनी ने कोई ऐसी कंडीशन लगा दी जो कि कुछ कंप्लायंस को वेव ऑफ कर देता है। कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में कुछ ऐसा लिख दिया कि हमें इस रूल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, तो वो वॉइड हो जाएगा। इसका मतलब कि सेबी ने जो रूल्स बना रखे हैं प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए, वो कंपनी को फॉलो करने पड़ेंगे, सिक्योरिटी इशू करने के लिए वो फॉलो करने पड़ेंगे। नाउ अगर किसी कंपनी ने डिफॉल्ट करा इस प्रोविजंस को कंप्लाई करने में, उस केस में क्या होगा? सो यहाँ पे गिवन क्या है, डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस। If a default is made in complying with the provisions of this section,
द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन शैल नॉट बी लेस देन 5 लाख रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 50 लाख रुपीज। 5 लाख से लेकर के 50 लाख रुपए तक का कंपनी को फाइन हो सकता है अगर किसी भी प्रोविजन को कंपनी ने कंप्लाई करने से फेल कर गई। 5 लाख से लेकर के 50 लाख तक का कंपनी को यहां पे पेनल्टी हो सकती है। एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हुज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 50,000 रुपीज बट में एक्सटेंड टू 3 लाख रुपीज। ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट यहाँ पे 50,000 से लेकर के 3 लाख रुपीज। कंपनी के लिए 5 से 50, ऑफिसर्स के लिए 50 से 3। ठीक है, ओके। इसके बाद आपका अगला जो पॉइंट आता है पेमेंट ऑफ कमीशन। इस पे जितने भी आपको चांस की तरह लगाने हैं आप लगा लो। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कमीशन की। ठीक है, कमीशन जिसको हम बोलते हैं अंडरराइटर्स कमीशन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अंडरराइटर्स कमीशन। यहाँ पे एक पेज का पॉइंट है, इसको भी हम आज कर लेते हैं। ठीक है, अभी टाइम ज़्यादा हुआ नहीं है तो इसको भी हम कर लेते हैं। और बाकी इसके जो आगे का हालांकि जो सेक्शन है, सेक्शन बस यही पॉइंट बचा हुआ है कमीशन का। ठीक है, अंडरराइटर्स कौन होते हैं? देखो, मेरी कंपनी नई नहीं है, मेरी कंपनी है नई नहीं। मैं चाहता क्या हूं, मेरी कंपनी के शेयर्स बिकें। मैं चाहता क्या हूं कि मेरी कंपनी के शेयर्स बिकें, लेकिन मेरी कंपनी को ज्यादा लोग जानते नहीं है, मेरी कंपनी पे किसी का फेथ नहीं है। उस केस में कुछ तरीके होते हैं जिससे कि कंपनी के शेयर्स बिक सकते हैं। कुछ तरीके होते हैं जिससे कि कंपनी के शेयर्स बिक सकते हैं। ये काम कौन कराता है? ये काम कराता है अंडरराइटर्स। मान लो मेरे पास में 10 लाख शेयर्स हैं। मान लो मेरे पास में 10 लाख शेयर्स हैं। ठीक है, मैं बहुत परेशान हूं कि मेरे 10 लाख शेयर्स बिकेंगे कैसे। तब तक मेरे पास में एक आया अंडरराइटर। उसने मुझे बोला कि सर देखो, आप परेशान हो ना, 10 लाख शेयर आपके नहीं बिक रहे हैं ना, मैं बिकवा देता हूँ। मैंने बोला बिकवा दो। उसने बोला कि मैं ना इस पे थोड़ा सा कमीशन चार्ज करूंगा। मैंने बोला कि ठीक है, चार्ज कर लेना, पहले तो मेरे शेयर्स बिकवा दो। जब ये शेयर्स बिकवाएगा कुछ ना कुछ तो इसको बदले में चाहिए ना, तभी तो शेयर्स बिकवाएगा। तो इसने बोला कि कमीशन हम चार्ज करेंगे, आप मेरे शेयर्स, मैं आपके शेयर्स को बिकवा दूंगा। तो जो अंडरराइटर्स होते हैं इनकी गारंटी होती है कि जो शेयर्स इन्होंने ले रखा है, जितने शेयर्स बोलेंगे वो सारे के सारे शेयर, इनकी गारंटी होती है कि बिकवा देंगे। एग्जाम्पल के लिए इसने बोला कि आपके 10 लाख शेयर्स है ना, 10 के 10 लाख शेयर्स में बिकवा दूंगा। मैंने बोला कि ठीक है, लेके जाओ। और इसने बिकवाना शुरू किया। इसने पूरी कोशिश कर ली, मेरे केवल 8 लाख शेयर्स ही बिके। पब्लिक ने मेरे केवल 8 लाख शेयर सब्सक्राइब करे। अभी भी 2 लाख शेयर्स हैं, लेकिन क्योंकि इसने तो गारंटी ले रखी है कि सारे शेयर्स आपके बिक जाएंगे, तो जो ये शेयर्स नहीं बिके हैं, जो शेयर्स ये सब्सक्राइब नहीं हुए हैं, ये क्या करेगा, अंडरराइटर्स अब इसको परचेज करेगा। अंडरराइटर अब इसको परचेज करेगा। अब इन शेयर्स को ये खुद ही रखेगा। ठीक है, इनकी पेमेंट ये मुझे करेगा। ये मुझे पेमेंट करेगा कितने की? 10 लाख शेयर की पेमेंट ये मुझे करेगा। ठीक है, अब इसका काम वही है जाने, मुझे पेमेंट कितने की चाहिए? मुझे 10 लाख, मेरे पास में जो 10 लाख शेयर्स थे, मुझे इसको पब्लिक में इशू करना था। मैंने इसको बोल दिया कि 10 लाख शेयर्स हैं, इसने बोल दिया कि हाँ ठीक है, हम इशू करा देंगे। 8 लाख पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए, बाकी 2 लाख जो बचे हैं, क्योंकि इसने तो गारंटी दे रखी है, बाकी 2 लाख अब यही ले लेगा, यही परचेज कर लेगा। तो मेरे 10 लाख शेयर्स क्या हुआ, सब्सक्राइब हो गए, मेरा काम हो गया। ठीक है, आप मुझे ये बताओ, ये जो कमीशन मिलेगी, इसको जो कमीशन मिलेगी, 8 लाख में मिलेगी या 10 लाख में मिलेगी? किस पे मिलेगी, इस पे या इस पे? इसको जो कमीशन में पे करूंगा, मेरी कंपनी है, मेरे 10 लाख शेयर सब्सक्राइब कराने थे, 8 लाख तो इसने सब्सक्राइब करा दिए पब्लिक से, बाकी 2 लाख इसने खुद ही परचेज कर लिए। इसको जो कमीशन मिलनी चाहिए, किस अमाउंट पे मैं कमीशन इसकी पेमेंट करूंगा, 10 लाख पे या 8 लाख पे? इनको जो कमीशन में पेमेंट करूंगा, किस पे पेमेंट करूंगा, 10 लाख पे पेमेंट करूंगा या 8 लाख पे? किस अमाउंट पे? आपको क्या लगता है, 10 लाख पे या 8 लाख पे?
ग्रेट। तो यहाँ पे जो पेमेंट होगी किस पे होगी? 10 लाख, क्योंकि इन्होंने तो शेयर्स पूरे ले लिए ना 10 लाख। मेरी सिक्योरिटी 10 लाख थी और इन्होंने पूरे ही बोल दिया कि सब्सक्राइब कराना है, तो मैं पेमेंट कितने पे करूंगा? 10 लाख पे मैं इनको कमीशन की पेमेंट करूंगा। अब बात करते हैं कि जो कमीशन है ये कैसे कैसे कमीशन होता है, तो इसको हम इन डिटेल पढ़ते हैं। गिवन क्या है, यहां पे ये लिखा हुआ है कि पेमेंट ऑफ कमीशन, अंडर राइटर्स होते हैं और इनको पेमेंट करनी होती है कमीशन की। एक कंपनी में पे कमीशन टू एनी पर्सन इन कनेक्शन विद सब्सक्रिप्शन टू इट्स सिक्योरिटी सब्जेक्ट टू द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस। ठीक है, कैसे कैसे? यहां पे गिवन क्या है, सबसे पहले ये जो पेमेंट है, द पेमेंट ऑफ सच कमीशन शैल बी ऑथराइज्ड इन द कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये जो बात होनी चाहिए, ये बात कमीशन के पेमेंट की बात लिखी होनी चाहिए कहां पे? कंपनी के आर्टिकल में। कंपनी के आर्टिकल में ये बात लिखी होनी चाहिए। ये बात कहां पे लिखी होनी चाहिए? कंपनी के आर्टिकल में, कि हम कमीशन की पेमेंट करेंगे, हम अंडर राइटर्स को कमीशन की पेमेंट करेंगे। ये कहां पे लिखी होनी चाहिए? कंपनी के आर्टिकल में। साथ में कमीशन में बी पेड आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ इशू और प्रॉफिट ऑफ द कंपनी और बोथ। कंपनी जो पेमेंट करेगी कमीशन की, ये कहां से करेगी? तो या तो जो उसने इशू करा रखे हैं प्रोसीड्स की इशू, मतलब कंपनी ने मैंने जो 10 लाख शेयर्स दिए थे उनको इशू कराने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, जो इनकी पेमेंट है कमीशन की, या तो 10 लाख के जो पैसे आएंगे मैं उनसे इनकी पेमेंट कर दूंगा, या तो अगर मेरी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो मैं कंपनी की प्रॉफिट से भी इनको पेमेंट कर सकता हूं, या तो दोनों से पेमेंट कर सकता हूं। ठीक है, कैसे कैसे पेमेंट कर सकता हूं? या तो शेयर्स के जो पैसे मेरे पास में आएंगे मैं उससे इसकी पेमेंट कर सकता हूं कमीशन की, या तो मेरे पास में कोई प्रॉफिट हुआ है कंपनी का, मैं उस प्रॉफिट से भी कंपनी का पेमेंट कर सकता हूं। कंपनी की जो प्रॉफिट है उससे भी कमीशन की पेमेंट मैं कर सकता हूं, या तो मैं दोनों से ही पेमेंट कर सकता हूं। ठीक है, नाउ यहां पे जो अमाउंट है होगा कितना? यहां पे जो अमाउंट है कमीशन का कितना होगा, यहां पे लिखा क्या है? लॉ में लिखा हुआ है। ठीक है, लॉ में लिखा क्या है कि देखो जी, कंपनी अगर शेयर है, ठीक है, अगर बात है शेयर की, अगर हम बात करें शेयर की, तो शेयर में मैक्सिमम 5% की आप पेमेंट कर सकते हो, 5% कमीशन। कंपनी लॉ में ये ऑथराइज कर रखा है कि देखो जी कंपनी, आप चाहे कितना भी हाथ पांव मार लो, आप कितना भी हाथ पांव मार लो, जो आप कमीशन की पेमेंट करोगे अंडर राइटर को, ये कितना कर सकते हो? मैक्सिमम आप कर सकते हो 5 लाख रुपए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम इससे कम पेमेंट करें, चाहते हो हम इससे कम पेमेंट करें, तो आप एक काम करो, आर्टिकल में लिख लो, आप कंपनी के आर्टिकल में आप लिख लो, ठीक है, कि हम चाहते हैं इससे कम की पेमेंट करना। विच एवर इज लेस, जो भी दोनों में कम होगा हम उसी को मानेंगे। विच एवर इज लेस, दोनों में जो कम होगा हम इसी को मानेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, कंपनी मैक्सिमम जो पेमेंट कर सकते हो ना कमीशन का, ये कर सकते हो 5%। इससे ऊपर तो कर ही नहीं सकते, इससे ऊपर कर ही नहीं सकते। अगर इससे कम करना चाहते हैं तो आर्टिकल में लिख लो कि हम 5% से भी कम करना चाहते हैं, दोनों में जो कम होगा वही वैलिड रहेगा। ठीक है, एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं। मान लो कि एक कंपनी है, इस कंपनी के आर्टिकल में लिखा हुआ है कि हम कमीशन पे करेंगे 7%। हम जो कमीशन की पेमेंट करेंगे, कंपनी के आर्टिकल में लिखा हुआ है कि हम कमीशन की पेमेंट करेंगे, ये पेमेंट करेंगे हम 7% की। क्या यह सही है? क्या कंपनी 7% की पेमेंट कर सकती है? नहीं कर सकती। मैक्सिमम कितनी की पेमेंट कर सकती है कंपनी? मैक्सिमम पेमेंट कर सकती है 5% की, क्योंकि यहां पे फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल ये है कि आप कंपनी मैक्सिमम पेमेंट करोगे 5% की, उससे तो पेमेंट कर ही नहीं सकते, 5% ज्यादा पेमेंट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहां पे कंपनी क्या करेगी, भले ही कंपनी के आर्टिकल में 7% लिखा हुआ है, कंपनी फिर भी मैक्सिमम 5% की पेमेंट कर सकती है, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम लिमिट कंपनी लॉ ने लगा दिया है। ठीक है, दूसरी कंडीशन, कंपनी के आर्टिकल में कंपनी ने लिख दिया कि हम कमीशन की जो पेमेंट करेंगे ये करेंगे 3%, हम 3% करेंगे। कंपनी ने अपने आर्टिकल में ये बात लिखी कि हम कमीशन की पेमेंट करेंगे 3%, और जब कमीशन की पेमेंट करने की बात आई, कंपनी ने कर दिया 5% की पेमेंट, क्योंकि कंपनी लॉ में क्या लिखा हुआ है? कंपनी लॉ में लिखा हुआ है कि आप कमीशन 5% पे कर सकते हो मैक्सिमम, इससे ज्यादा पे नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन कंपनी के आर्टिकल में लिखा हुआ था 3%।
कंपनी के आर्टिकल में 3% लिखा था। अगर कंपनी के आर्टिकल में 3% लिखा हुआ है तो कंपनी अब 5% की पेमेंट नहीं कर सकती। आप बात ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा हमेशा बात, कि अगर कंपनी के आर्टिकल में 5% से कम लिखा हुआ है, अगर कंपनी के आर्टिकल में शेयर की केस में 5% से कम लिखा हुआ है, तो कंपनी अब अगर 5% भी पेमेंट करेगी तो वो वैलिड नहीं होगा, वो सही नहीं होगा। ठीक है, ये वैलिड है ही नहीं। अगर कंपनी के आर्टिकल में 5% से कम लिखा हुआ है तो कंपनी आर्टिकल का ही मैक्सिमम अमाउंट पे कर सकती है। ठीक है, एग्जांपल के लिए यहां पे 3% लिखा हुआ है कंपनी के आर्टिकल में, तो कंपनी अब मैक्सिमम 3% की ही पेमेंट कर सकती है। अब कंपनी 5% नहीं पे करेगी। अगर 3% लिखा हुआ है तो कंपनी 2% पे कर दे चलेगा। अगर कंपनी 2% पे कर दे चलेगा, लेकिन कंपनी 4% नहीं पे कर सकती। मैक्सिमम कितना है? 3%। कंपनी के आर्टिकल में ये बात लिखी गई है, यहां पे है क्या? विच एवर इज लेस, आपको कंपनी वही पेमेंट करनी है। शैल नॉट एक्सीड 5% ऑफ द प्राइस एट विच शेयर्स आर इशूड, जिस प्राइस पे शेयर्स इशू किए गए हैं उस प्राइस का मैक्सिमम 5%, उस प्राइस का मैक्सिमम 5%। ए रेट ऑथराइज बाय द आर्टिकल, कंपनी के आर्टिकल में जो रेट ऑथराइज्ड है, विच एवर इज लेस, दोनों में जो कम होगा कंपनी मैक्सिमम उतने की ही पेमेंट कर पाएगी। ठीक है, इसका मतलब कि कंपनी के आर्टिकल में अगर 3% लिखा हुआ है तो कंपनी मैक्सिमम 3% की ही पेमेंट करेगी। अब कंपनी 5% नहीं पे कर सकती है। अगर कंपनी को 5% पेमेंट करनी होगी तो कंपनी क्या करेगी? पहले अपने आर्टिकल को चेंज करेगी, चेंज करने के बाद अब ये काम कर सकती है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें कमीशन की, तो कमीशन में कंपनी के आर्टिकल में या कंपनी लॉ में जो भी कम होगा वही मैक्सिमम की पेमेंट होगी। कंपनी के आर्टिकल में 7% लिखा हुआ है, कंपनी लॉ में 5% लिखा हुआ है, तो 5%। कंपनी के आर्टिकल में 2% लिखा हुआ है तो 2% मैक्सिमम। बात समझ आई? इसमें कोई डाउट? आगे चलते हैं, सेम केस डिवेंचर का भी है। डिवेंचर बस ये डिफरेंस है कि यहां पे 5% की जगह पे यहां पे 2.5% आ गया है। तो डिवेंचर की केस में यहां पे मैक्सिमम 2.5%, शेयर की केस में यहां पे कितना है? 5%। ठीक है, सेम, shall not exceed 2.5% of the price at which the debentures are issued or as specified in the company's article whichever is less। तो कंपनी के आर्टिकल में और यहां पे कंपनी में जो लिखा हुआ दोनों में से जो कम होगा कंपनी मैक्सिमम पेमेंट उसी की कर पाएगी। ठीक है, इसके बाद कंपनी जो प्रोस्पेक्टस है, कंपनी प्रोस्पेक्टस में और भी क्या क्या चीज लिखेगी? द प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। द नेम ऑफ द अंडरराइटर, अंडरराइटर कौन है कंपनी का, कंपनी को ये बात डिस्क्लोज करनी होगी किसमें? प्रोस्पेक्टस में। रेट एंड द अमाउंट ऑफ द कमीशन पेबल टू द अंडरराइटर, कंपनी रेट और अमाउंट कितना है ये भी कंपनी प्रोस्पेक्टस में लिखेगी। साथ में नंबर ऑफ सिक्योरिटीज विच इज टू बी अंडररिटन और सब्सक्राइब बाय द वे ऑफ अंडरराइटर एब्सोल्युटली और कंडीशनली। तो कितने सिक्योरिटीज कंपनी ने अंडरराइटर को दे रखा है इशू करने के लिए। ठीक है, तो कंपनी प्रोस्पेक्टस में क्या क्या चीज लिखेगी? कंपनी प्रोस्पेक्टस में लिखेगी, हाँ जी हमारा जो अंडरराइटर है ना ये वाला है, ये हमारा अंडरराइटर है। कंपनी पहले प्रोस्पेक्टस में उसका नाम लिखेगी, किसका? अंडरराइटर। दूसरी बात, जो रेट है, कंपनी कमीशन की पेमेंट कितनी कर रही है, अंडरराइटर को कमीशन की पेमेंट कंपनी कितनी कर रही है, तो कंपनी वो रेट भी लिखेगी। और तीसरी बात क्या, कि यहां पे जो सिक्योरिटीज हैं, कितनी सिक्योरिटीज कंपनी अंडर रिटर्न करा रही है, इसका मतलब कि अंडरराइटर्स के थ्रू कितनी सिक्योरिटीज की पेमेंट की जा रही है, कंपनी ये भी बात लिखेगी किसमें? प्रोस्पेक्टस में। नाउ when no commission is to be paid, there shall not be paid commission to any underwriter on securities which are not offered to public for subscription। यहां पे ये बात ध्यान रखिएगा, यहां पे लिखा क्या है? अगर ऐसी कोई सिक्योरिटी है, ऐसी कोई सिक्योरिटी है उसको पब्लिक को ऑफर नहीं की गई है, उस सिक्योरिटी को पब्लिक को ऑफर नहीं की गई है, उस केस में उस पे कमीशन की पेमेंट नहीं होगी। आपका एक डाउट थोड़ा सा होगा मेरे ख्याल से, हमने ये जो क्वेश्चन करा था, हमने ये जो एग्जाम्पल लिया था, इसमें लिखा क्या था? इसमें एग्जाम्पल में लिया क्या था कि जो अंडरराइटर था उसने 8 लाख सिक्योरिटी तो पब्लिक में इशू कर दी, बाकी इसने 2 लाख खुद के पास में रख ली, बाकी 2 लाख खुद को इसने खुद के पास में रख ली।
ये तो पब्लिक को इशू हुई नहीं है। लेकिन अब बात समझो, जो सिक्योरिटीज मुझे इशू करनी थी 10 लाख, ये मुझे किसको इशू करनी थी? ये इशू मुझे करनी थी पब्लिक को। ये मैंने सब पब्लिक के नाम पे निकाल रखा था कि अब मैं इस सिक्योरिटीज को पब्लिक को इशू करूंगा। ये तो बात बाद में आई ना कि इसने 8 लाख ही बेच पाया, ये सिक्योरिटीज ये पब्लिक में 8 लाख ही इशू करा पाया। बाकी जो 2 लाख बचे थे इसने खुद ले लिया। बात तो टोटल 10 लाख की हुई थी। मैंने पहले ही इसको बोल रखा था कि मैं 10 लाख सिक्योरिटीज पब्लिक को इशू करूंगा, ठीक है। तो इसलिए इसको टोटल 10 लाख पे कमीशन मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी सिक्योरिटी है जो कि मुझे पब्लिक को इशू नहीं करनी थी, तो मैं उस पे इसको कमीशन नहीं पे करूंगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? नाउ, कॉपी ऑफ पेमेंट ऑफ कमीशन टू बी डिलीवर्ड टू रजिस्ट्रार, और साथ में ए कॉपी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ कमीशन इज डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार एट द टाइम ऑफ डिलीवर प्रोस्पेक्टस फॉर रजिस्ट्रेशन। ये मुझे रजिस्ट्रार को भी ये बात बतानी पड़ेगी। ये जो कॉपी है इसको मुझे किसको देना पड़ेगा? ये मुझे देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को। इस पॉइंट में कोई डाउट? सेक्शन नंबर 40, सेक्शन 40 में कोई भी डाउट? सेक्शन 40 में कोई भी डाउट? एनी डाउट इन सेक्शन नंबर 40? ग्रेट, चलिए फिर हमने 2 सेक्शंस कर ली और सेक्शन नंबर 40 भी हमारा हो चुका है कंप्लीट। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो आपका होमवर्क ये रहेगा, एग्जांपल नंबर 2 और इसके बाद ये भी हमने एग्जांपल नंबर 3, इसको आप कर लीजिएगा। इसको हम कल जो अगली क्लास होगी, अगली मतलब शनिवार को जो क्लास होगी उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे, दोनों एग्जाम्पल को। और जो हमने पढ़ रखा है, जो 2 सेक्शंस हमने पढ़े थे, उन दोनों सेक्शंस को भी एक बार हम रिवाइज कर लेंगे अगली क्लास में, ठीक है। सो चलिए आज के लिए क्लास यहीं पे मैं वाइंड अप कर रहा हूं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।